हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जी टेक पॉली। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे एंड अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम सर्वेइंग सेकंड की स्टडी करने वाले हैं और इसका आज 5वां लेक्चर है जिसमें हमारा कंटूरिंग चैप्टर चल रहा है। इस कंटूरिंग के हम लोगों ने अब तक पिछले 3 पार्ट्स कवर किए थे, क्योंकि सबसे पहले लेक्चर में हमने सिलेबस को डिस्कस किया था, उसके बाद के 3 लेक्चर्स में पहले चैप्टर्स के हमने कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए थे। और अब भाई यहाँ पर हमारा इसका ये जो लेक्चर होने वाला है कंटूरिंग का, आप देख सकते हैं इसमें स्टार्टिंग के 6 टॉपिक्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। कंटूर की डेफिनेशन, कंटूरिंग की डेफिनेशन, कंटूरिंग के पर्पस, कंटूर इंटरवल और हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट, फैक्टर्स अफेक्टिंग कंटूर इंटरवल, कैरेक्टरिस्टिक्स हमने कल के लेक्चर में सारे कंप्लीट कर लिए थे। अब आज के लेक्चर में हम यहाँ पर टॉपिक नंबर 7 से आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले कंटूर मैप के यूज समझेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर कंटूर के टाइप समझेंगे। ठीक है, और मुझे लगता है यूज और टाइप ही हो पाएंगे आज के लेक्चर में। ठीक है, तो इन दोनों टॉपिक का अपना टारगेट रहेगा, क्योंकि इसके यूज काफी ज्यादा हैं। इनमें 2 यूज ऐसे हैं जिनमें न्यूमेरिकल भी बनते हैं, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे, मतलब पूछा नहीं जाता लेकिन फिर भी समझ लेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा बढ़िया तरीके से। तो कंटूर मैप के यूज काफी बड़े हैं, इसको बढ़िया से कवर करेंगे और साथ में कंटूर के प्रकार को समझ लेंगे। इसके बाद 2 टॉपिक आपके और बचेंगे जिनको हम कल कवर कर लेंगे। तो यानी कि 15 अगस्त से पहले अपना जो पहला चैप्टर, काफी बड़ा चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिससे लगभग 10 नंबर के क्वेश्चन कंफर्म आते ही आते हैं पेपर में, वो चैप्टर आपका पूर्ण रूप से संपन्न हो जाएगा। फिर 15 अगस्त के बाद से आपको प्रॉपर वे में थोड़ा तेज लेके चलेंगे, ठीक है, ताकि और भी बहुत सारे बच्चे आप सबके साथ ही जुड़ जाएंगे कोर्स में। चलिए शुरू कर लेते हैं भाई। यहाँ पर हम यूज ऑफ कंटूर मैप से, बच्चों शुरू के जो यूज है ना, बहुत सिंपल से यूज है। 2 यूज इसमें सबसे महत्वपूर्ण आएंगे, जिन पर अलग से भी सवाल पूछा जाता है। देखिए इस यूज ऑफ कंटूर मैप से 2 तरह से क्वेश्चन पूछता है। 2 तरह से कैसे? एक तो सीधे पूछेगा कि कंटूर मैप के उपयोग बताइए, कंटूर नक्शे के उपयोग समझाइए, है ना। उसमें आपको सारे उपयोग लिखने होंगे। पहला उपयोग ये हो गया आपका, दूसरा, इसके बाद दूसरा यूज आपका ये हो गया, तीसरा यूज आपका ये हो गया, है ना, चौथा यूज आपका ये हो गया, इसके बाद 5वां यूज ये हो गया, इस पर न्यूमेरिकल भी आएगा 5वें यूज पर, देन आफ्टर आपका 6ठा यूज ये हो गया। तो कुल मिलाकर आपके कितने यूज हो गए भाई? 6 और 1 यूज, 7, टोटल 7 यूज है। ये 7 के 7 यूज आपको लिखने होंगे अगर आपसे कंटूर मैप के उपयोग पूछे तो। अब इन यूज को लिखते समय एक चीज का ध्यान रखिएगा, जहां पर जितना कम हो सकता है उतना कम करिएगा फिर इसको, क्योंकि 7 यूज लिखेंगे, प्रत्येक यूज में 4-5 लाइन कम से कम है ना। और कुछ यूज ऐसे हैं जो काफी बड़े हैं अपने आप में, जो बहुत बड़ा पोर्शन है यूज वाला, जैसे किसी भी रिजर्वर की कैपेसिटी याद करना, है ना, अर्थ वर्क कैलकुलेशन, मिट्टी कार्य की गणना करना, तो ये बहुत बड़ा पार्ट रहेगा आपका यूज में। तो इस पार्ट को थोड़ा छोटे वे में लिख के दिखाइएगा। जब प्रयोग उपयोग पूछेगा तो सीधे कह दिए कंटूर मैप की सहायता से हम मिट्टी कार्य की गणना कर सकते हैं, इस तरह से लिखेंगे। उसमें कैसे कर सकते हैं? 2 एक फॉर्मुला दे देंगे, पूरा प्रोसेस नहीं समझाएंगे अलग से, क्योंकि आपको अगर यूज पूछ रहा है तो ऐसे ही किसी भी जलाशय की धारिता ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात कर सकते हैं? फॉर्मुला सिर्फ दे देंगे, पूरा प्रोसेस वहां पर नहीं समझाएंगे। जब आपसे पूरा एक सिंगल क्वेश्चन पूछ रहा है कंटूर मैप का उपयोग बताइए, तो इस तरह से उतना ही लिखेंगे जितना जरूरी हो। ऐसा नहीं करना है कि आपको मैं यहाँ पर 7 यूज बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा तो आप 7 के 7 को बहुत बड़ा करके लिख के आएंगे, है ना, जो आपके कंटूर मैप के यूज है। जब केवल इतना पूछ रहा है तब आपको सभी के बारे में लिखना होगा, लेकिन लिमिटेड, बहुत अधिक नहीं करना है। जब कोई एक इंडिविजुअल पूछेगा, अलग से पूछेगा, तो अलग से पूछे जाने के ज्यादा चांस किस किसके रहते हैं भाई? एक तो कंटूर मैप से हम कोई भी क्रॉस सेक्शन कैसे खींच सकते हैं, ये खींच करके दिखाइए, ये सवाल अलग से पूछ सकता है। जिसका पहला उपयोग है ना बच्चों कंटूर मैप का, समुच्च नक्शे से अनुप्रस्थ खंड खींचना, कैसे खींच सकते हैं, एक सुंदर सा स्केच बना के समझाइए, तो ये सवाल अलग से पूछ सकता है आपसे। एक तो ये सवाल पूछ सकता है। दूसरा, ये अलग से नहीं पूछने लायक, ये अलग से नहीं पूछेगा आपसे, ये अलग से नहीं पूछेगा, ठीक है, ये अलग से पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको अलग से भी पूछा जा सकता है, एक सिंगल सवाल कि जो कंटूर मैप है उससे मिट्टी कार्य की गणना कैसे करते हैं समझाइए, है ना, उदाहरण सहित समझाइए, ये भी कह सकता है, एग्जांपल लेकर समझाइए, तो ये आपको अलग से पूछ सकता है। ये अलग से नहीं ये पूछ सकता है अलग से, बिल्कुल। रिजर्वायर की कैपेसिटी कैसे ज्ञात करते हैं, रिजर्वायर की कैपेसिटी कैसे ज्ञात कर सकते हैं, चित्र की सहायता से समझाइए। कंटूर मैप की सहायता से किसी भी जलाशय की धारिता या क्षमता कैसे निकाल सकते हैं, कंटूर मैप बना के समझाइए या फिर चित्र सहित समझाइए, ऐसे कह देगा आपसे, तो ये भी अलग से पूछ सकता है। तो इसके यूज में 3 सवाल हैं ऐसे जिनको अलग से पूछा जा सकता है, ठीक है, और बाकी किसी को अलग से नहीं पूछेगा। तो यहाँ पर टोटल 7 यूज है बेटा। टोटल कितने यूज है? 7 यूज। जब 7 यूज की बात आएगी, जब आपसे कंटूर मैप के यूज पूछेगा तो 7 लिखेंगे, लेकिन लिमिटेड कंटेंट, जिसमें कुछ डेरिवेशन टाइप से होगा, कुछ प्रोसेस होगा, उसको स्किप कर दीजिएगा, केवल यूज लिखिएगा फिर, ठीक है, क्या क्या यूज है। लेकिन जब किसी इंडिविजुअल यूज को पूछेगा तो 3 ऐसे क्वेश्चन आपके इसमें से यूज से बन जाते हैं। एक तो कंटूर मैप से कोई भी क्रॉस सेक्शन हम कैसे खींच सकते हैं, पहला सवाल ये बन जाता है अलग से। दूसरा सवाल ये बन जाता है कंटूर मैप की सहायता से मिट्टी कार्य की गणना कैसे करते हैं। तीसरा सवाल ये बन जाता है कंटूर मैप की सहायता से किसी भी जलाशय की धारिता या क्षमता कैसे निकाल सकते हैं, कैपेसिटी कैसे निकाल सकते हैं किसी भी रिजर्वायर की। ये 3 सवाल अलग से भी बनते हैं। तो इन 3 को थोड़ा डिटेल में समझेंगे आप, बाकी सबको सिर्फ पढ़ते जाएंगे यूज की तरह से। मुझे लगता है ओवरव्यू समझ रहे होंगे आप इस टॉपिक का, किस तरह से सवाल बन सकता है। अब बात कर लेते हैं एक-एक करके सभी यूज की। सबसे पहला बेटा यूज है इसका, समुच्च नक्शे से अनुप्रस्थ खंड खींचना, ठीक है। क्या कहेंगे हम? कंटूर मैप से कोई भी क्रॉस सेक्शन ड्रॉ करना सीखेंगे। तो अगर हम कोई क्रॉस सेक्शन ड्रॉ करना सीख रहे हैं कंटूर मैप से, तो सबसे पहले थोड़ा सा इसके बारे में एक लाइन लिख देंगे आप। क्या लिख देंगे? किसी भी दिशा में भूमि का स्वरूप जानने के लिए, स्वरूप मतलब उसका नेचर किस तरह का है ना, जमीन का नेचर किस तरह का है। जमीन आपकी कोई पहाड़ी बना रही है, कोई वैली बना रही है, यूनिफॉर्म स्लोप बन रहा है, नॉन यूनिफॉर्म स्लोप बन रहा है, जमीन का स्वरूप आखिर कैसा है ये जानने के लिए उसका काट बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है बेटा? उसका क्रॉस सेक्शन खींचा जाता है। अनुप्रस्थ काट लिख देंगे तो और बढ़िया रहेगा, काट की जगह उसका अनुप्रस्थ काट बनाया जाता है, ठीक है। और आगे लिख देंगे किसी दिए गए समुच्च नक्शे पर किसी भी दिशा में पृथ्वी की सतह का अनुप्रस्थ काट खींचा जाता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। मैं चित्र में आपको बना के दिखाऊंगा, पहले से बना हुआ नहीं लाया हूं, बना के दिखाऊंगा ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले तो ये पॉइंट लिखेंगे आप, ठीक है, ये पॉइंट लिखेंगे बच्चों सभी बच्चे। अगर अलग से पूछेगा तब तो आपको इतना लिख के डायग्राम वगैरह सब बढ़िया से बना के दिखाना है, लेकिन जब केवल यूज पूछ रहा है तो केवल यूज में सिर्फ इतना लिख दीजिएगा, यहां तक सिर्फ इतना,
सिर्फ इतना। जब केवल यूज पूछेगा ना इसके, तो पहला यूज ये वाला यहाँ तक हो जाएगा, आगे कुछ नहीं करना, फिर दूसरे यूज पे आ जाना सीधे। लेकिन जब अलग से पूछेगा तो यहाँ के बाद भी काम करना होगा आपको इस पर। मैं इसलिए बता रहा हूँ, ऐसा लिखने का तरीका पता होना चाहिए, पेपर में कितना पूछ रहा है, कितना लिखना है। मैं ऐसा नहीं पूछ रहा 5 नंबर में सातों के सातों यूज बहुत बड़े बड़े लिख रहे हैं, 4 पेज में आपने 5 नंबर का कंटेंट लिखा, आधा घंटा ले लिया, टाइम खत्म हो गया सारा। तो ये बिल्कुल गलती नहीं करनी किसी को। तो किसी भी दिशा में भूमि का स्वरूप जानने के लिए उसका अनुप्रस्थ काट खींचा जाता है ना, या बनाया जाता है। और किसी भी दिए गए कंटूर मैप पर, अगर कोई आपको कंटूर मैप दिया गया है तो उस कंटूर मैप पर आप किसी भी दिशा में पृथ्वी सतह का अनुप्रस्थ काट खींच सकते हैं, जैसा कि हम चित्र में दिखा रहे हैं आपको बना करके। मान लीजिए आपको कोई कंटूर मैप दे रखा है, मैं यहाँ दिखा देता हूँ आप सभी को। ये कोई कंटूर मैप दिया गया बच्चों आपको, मान लीजिए ये पहली कंटूर लाइन है ये, ठीक है, ये दूसरी कंटूर लाइन हो गई अपनी ये वाली, ये तीसरी कंटूर लाइन हो गई। कंटूर मैप का मतलब कई सारी कंटूर लाइन से मिलकर के एक नक्शा बन गया, उसे आपने कंटूर मैप कह दिया। ये चौथी कंटूर लाइन है, चौथी कंटूर लाइन ये रही। इनको बिल्कुल सर्कुलर नहीं बनाना, कर्व फॉर्म में बनाते हैं, क्योंकि कर्व्ड सरफेस होता है, कर्व्ड सरफेस हमारी अर्थ का, तो हम कंटूर मैप को भी थोड़ा कर्व्ड शेप में बनाते हैं इस तरह से। ये कोई कंटूर मैप है, ठीक है भाई। ये क्या बच्चों, ये कंटूर मैप है, और इस कंटूर मैप पर मैंने इनके सबके आरएल लिख दिए। इसके आरएल लिख रहा हूं मैं, आरएल, इसका जो आरएल है मान लिया हमने कितना 20 है, इसका आरएल 20, दूसरे वाले का आरएल कितना 40 है, इसका आरएल 40, बल्कि मैं बाहर दिखा दे रहा हूं इसको लिख करके और ज्यादा सही रहेगा, आप सब थोड़ा ध्यान देंगे सामने। इसका आरएल मैंने कह दिया 20 है, 0.00 दिखा सकते हैं आप, ऊपर दिखा देंगे 0.00। इसका आरएल हमने कह दिया आपसे 40 है, कितना भाई 40, ठीक है। और इस वाले का आरएल हमने कह दिया आपसे 60 है, इसका आरएल कितना है 60 है, 60। इसके बाद इसका आरएल हमने कह दिया आपसे, ये कंटूर मैप दिया होगा, इसके रेडियस लेवल आपको जरूर दे रखे होंगे। रेडियस लेवल मतलब डेटम से हाइट जो होती है, तो ये इसका आरएल कितना हो गया 80 हो गया। और जो अंदर वाला आपका लास्ट ये वाला, इसका आरएल हमने कह दिया 100 है। इसका आरएल मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ सब कुछ, या बल्कि ऊपर दिखाना चाहिए मुझे, मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। इसका आरएल 100 है। मैंने यहाँ पर सभी के आरएल आप सबको दिखा दिया भाई, जितनी कंटूर लाइन थी सबके आरएल है ये हमें कंटूर मैप दिया होगा। यहाँ पर हमें एक चीज स्पष्ट हो रही है, कंटूर इंटरवल की वैल्यू। भाई कंटूर इंटरवल कितना, वो आप यहाँ पर साइड में लिख के दिखा सकते हैं साथ में। आप यहाँ पर क्या दिखा सकते हैं, कंटूर इंटरवल। कोई बच्चा बताएगा कंटूर इंटरवल कितना है, बोलिए भाई। समुच्च अंतराल कितना है कंटूर इंटरवल, बताइए। कंटूर लाइंस के बीच का इंटरवल कितना है, 20 ही तो है, 20 का अंतर है, 20, 40, 60, 80, 100। तो कंटूर इंटरवल की वैल्यू 20 है, 20 है, 20, ठीक है। यूनिट यहाँ पर लिख के दिखाने की जरूरत नहीं, हम मान लेते हैं यूनिट आपके मीटर है यहाँ पर, तो डायरेक्ट मैं 20 लिख रहा हूँ। कंटूर इंटरवल न्यूमेरिकल में यूनिट के साथ काम करेंगे हम, ठीक है। 20 है कंटूर इंटरवल 20, कंटूर इंटरवल 20 हो गया। अब यहाँ से हमें क्या करना है, हमें इसका क्रॉस सेक्शन ड्रॉ करना है। देखिए सामने क्रॉस सेक्शन कैसे ड्रॉ करेंगे, बहुत सिंपल, आपको पहले से आता है। सबसे पहले क्या करेंगे आप, जो कंटूर लाइन है उनको ऊपर ले जाइए। कंटूर लाइन को कहाँ ले जाइए, ऊपर, इस तरह से कुछ सभी कंटूर लाइंस को ऊपर ले जाइए सभी को, ठीक है। ये जितनी कंटूर लाइनें थी हम इनको कहाँ लेके भाई, ऊपर दिखा दिया हमने यहाँ पर कुछ, ये चलिए इतने में तो बन जाएगा, ठीक है। बल्कि और नीचे से मुझे शुरू करना चाहिए था, कोई बात नहीं। दूसरी कंटूर लाइन ये हो गई अपनी, सेम वे में इधर से भी, इसका साथ में ये वाला भी, ये 40 आरएल वाली कंटूर लाइन जा रही है ऊपर, है ना, ये वाली, ये हो गई। इसके बाद तीसरी इधर देखिए, ये है भाई, तीसरी यही तो है बिल्कुल, इसके साथ में ये है तीसरा यहाँ पर हमारा, चलिए। इसके बाद चौथी ये रही कंटूर लाइन, पांचवी ये रही कंटूर लाइन, मतलब चौथी है ये भी, पांचवी अब आएगी इसके बाद, यस लास्ट ये है आपकी पांचवी। इन सबको इस तरह से ऊपर बढ़ा देंगे, आपकी इच्छा 5 की जगह आप 4 ले लो, 3 ले लो, है ना। और जितना ज्यादा सही लगे, टाइम कम हो तो 3-4 कंटूर लाइन ले लेना, ज्यादा टाइम हो तो 4-5 ले लेना, ये डिपेंड करता है समय पर। आप पेपर में जब बैठे तो हर चीज माइंड में होनी चाहिए आपके, टाइम कैसे कंज्यूम करना है, डिक्टो नहीं छापना है पेपर में, अपने हिसाब से बनाना है आपको, ठीक है। ये सारी लाइन हमने ऊपर ले ली भाई। अब हम क्या करने वाले बेटा, ध्यान देंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये तो हमने सबसे पहले इधर हम एक डेटम खींच लेते हैं, कोई भी एक डेटम हमने यहाँ ले रखा, मैं मान लो डेटम कहाँ ले रहा हूँ, मैं डेटम यहीं पे मान ले रहा हूँ, आप नीचे भी ले सकते हो, डेटम कहीं पे मान सकते हैं, आपकी सेल्फ चॉइस है। आप डेटम यहाँ मान लो, यहाँ से या डेटम यहाँ पर यहाँ से मान सकते हो, ये मैंने डेटम मान लिया कोई भी। ये क्या बेटा हमारा, ये कोई डेटम है, डेटम है, जैसे आप कहते हैं मीन सी लेवल, मीन सी लेवल, है ना, डेटम यही तो होता है। अब इस डेटम से आपको जो सबसे बाहर वाली लाइन थी, इसका कंटूर भाई, कंटूर का जो आरएल है कितना 20 था ना, इस बाहर वाली लाइन का आरएल 20 था। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ग्राउंड पर कोई भी एक आधार रेखा खींचते हैं। हमने कह दिया ये हमारी कोई एक आधार रेखा हो गई, ये वाली, ये क्या बच्चे, ये एक आधार रेखा है, आधार रेखा, ठीक है, ये वाली, ये हमने कोई भी लाइन मान ली, ए बी, ग्राउंड पर हमने ए बी लाइन मान ली, जिसके ऊपर हमें क्रॉस सेक्शन खींच के दिखाना, आप ए बी मान लो, सी डी मान लो, कुछ भी मान सकते हैं, आपकी सेल्फ चॉइस है। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है जो कंटूर इंटरवल हमें 20 दे रखा था, मैप पर जो कंटूर हमें दे रखा था, ये सॉरी आरएल जो दे रखा था कंटूर लाइन का 20 दे रखा था, तो हमें इस एमएसएल से 20 मीटर नापना, कहां बैठ रहा है, जहां पर भी 20 बैठेगा वहां 20 नाप लेंगे, इस एमएसएल से 20 नाप लो आप। हमने कहा सपोज 20 हमारा सबसे पहले यहीं पे था, जो 20 आ रहा था हमारा यहाँ पर ही आ रहा था, 20 यहाँ पर, 20 यहाँ आ रहा था, चूंकि इस पूरी कंटूर लाइन का आरएल सेम होता है, इधर से भी 20 होगा यहाँ पर,
भाई दोनों समान होंगे 20-20, बात क्लियर है? बिल्कुल सर। इसके बाद दूसरा देखेंगे, ये कौन सी थी भाई दूसरी लाइन, दूसरी ये वाली लाइन है ये, इसका RL 40 था, 40 वाला कहां पर होगा, अगर यहाँ से 20 है ये भाई तो 40 कहीं ना कहीं यहाँ आएगा, लेकिन हम चूंकि यहाँ पर क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम बेटा इसको देखिए, अगर इतना 20 है तो डेफिनेटली 40 तो यहाँ तक हो जाएगा। अब हमारा तो ये बोर्ड से बाहर निकल जाएगी लाइन, तो हमें क्या करना है, बराबर गैप पे यहाँ दिखा देना है। आप ये मान के चल सकते हैं डेटम आपका बल्कि यहाँ पर है, मैं डेटम को और ऊपर कर देता हूँ ताकि मैं ये लगे सभी, यहाँ अगर डेटम मानेंगे तो और बढ़िया रहेगा, यहाँ कहीं तो यहाँ से 20 इतना दिखा दी, 20 के गैप पे मैं सारे पॉइंट लगा दूंगा। यहाँ पर अपने माइंड में ये चीज रखिएगा कि अगर हमारा RL यहाँ से यहाँ तक 20 था तो आगे जो हम पॉइंट ले रहे हैं वो बराबर दूरी पर ही है। प्लीज माइंड में ये ना रखे कोई भी बच्चा कि इतना ज्यादा 20 था तो आगे आपने 40 को इतना कम क्यों लिया है, वो बराबर ही मान के चलें। हम यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं सिर्फ एक मैप की तरह से, इसीलिए है ना, एक्चुअल डायग्राम नहीं है ये, एक्चुअल मतलब रियल नहीं है बिल्कुल। यहाँ पर ये गैप यहाँ पर 20 का ज्यादा, अगला मैं 40 मान लो यहाँ पे मान रहा हूँ, 40 ये वाला था ना 40 का, 40 पे मैंने यहाँ मान लिया, तो मेरा कहने का मीन से जितना गैप ये है उतना ही गैप ये है आपका, ये बराबर है। ये चीज ध्यान रखिएगा सब बच्चे, देखने में जरूर ज्यादा लग रहा है, क्यों लग रहा है ज्यादा, क्योंकि मैंने डेटम बहुत नीचे ले रखा है ये, ठीक है। अगर मैं इसी डेटम को थोड़ा ऊपर मान लेता, मान लो यहाँ मान लेता, एक मिनट, अगर मैं इसी डेटम को यहाँ मान लेता यहाँ तब भी थोड़ा सा काम चल जाता, लेकिन यहाँ एक तरह से यहाँ मानना चाहिए था डेटम तो ज्यादा सही रहता, बट वो कंटूर मैप जो बना हुआ है इसको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कराएगा ना, अच्छा नहीं लगेगा देखने में, इसलिए मैंने बिल्कुल नीचे ले लिया इसको। समझ आया मैं जो बोलना चाह रहा हूँ, प्लीज माइंड में रखिएगा इस चीज को। अब हमने क्या किया भाई, हमने कहा ये 20 था आपका, फिर हमने दूसरी कंटूर लाइन जो थी इसका देखा 40 था तो 40 दूसरे वाले पे 40 लगाना है। अब जब यहाँ पर 20 आ रहा है 40 ऊपर जाएगा, सेम इसी की सीध में कहाँ आएगा पॉइंट, ये वाली लाइन यही तो थी 40 वाली लाइन, तो इसकी सीध में यहाँ पर पॉइंट आएगा, इसकी सीध में यहाँ आ गया पॉइंट, ये 40 वाला हो गया पॉइंट, ये कौन सा हो गया भाई, ये 40 वाला पॉइंट हो गया, 40 वाला, इधर भी आप 40 लिख सकते हैं, यहाँ भी 40 लिख दीजिए, ठीक है। अब इसके बाद अगले पॉइंट की बात करेंगे, अगला कौन सा था, 60 वाला, ये है कंटूर लाइन 60 वाली, जितना 20 20 40 था उतना ऊपर और ले लेंगे, लेकिन इस लाइन पे लेंगे इस पे, क्योंकि 60 वाली कौन सी लाइन है, यही तो है ये, इस पे ले लिया 60, यहाँ पर कितना ले लिया 60, और इधर इधर भाई 60 वाली लाइन ये है, ये देख लीजिए आप ध्यान से, ये 60 वाली, इस पर भी 60 हमने यहाँ इसकी सीध में लगा दी, बिल्कुल एकदम सीध में, ये भी कितना हो गया 60, इधर भी आप 60 लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने के बाद हमें पता चला 60 के बाद 80 वाला ये है, ये लाइन आपकी 80 वाली है, तो लाइन की सीध में हमने 80 यहाँ लगा दिया, इसी बार इसकी सीध में यहाँ पर ले लीजिए, इस वाले पॉइंट पर 80, ये हो गया आपका 80, कितना हो गया दोस्त, 80 हो गया, 80 सभी को समझ आ रहा है, 80 बिल्कुल। अब इसके बाद अगर हम आगे बात करें भाई तो आगे क्या आएगा आपका 100, 100 किस पे, ये अंदर वाली जो ये भाई बराबर गैप पे यहाँ पर इस लाइन पे यहाँ ले लिया हमने 100, कितना ले लिया यहाँ पर, यहाँ हमने 100 ले रखा, 100 ठीक है। इसी की सीध में यहाँ पर भी कितना 100, ये 100 वाला पॉइंट हो गया आपका, ये कौन सा पॉइंट हो गया 100 वाला, दोनों सीध में है, बात क्लियर है। अब इनको आपस में मिला दीजिए, अब इनको क्या कर दी दोस्त आपस में मिला दीजिए, इनको जब हम आपस में मिलाएंगे तो मैं यहाँ पर ग्रीन कलर से मिला दे रहा हूँ इसको, ठीक है, ये अंदर लिख देते, थोड़ा मिलाने में दिक्कत ना आए कोई भी, 40 मिलाइए भाई इन सबको, फ्री एंड मिलाना, फ्री एंड बिल्कुल फ्री हैंड मिलाना है, कोई रुकावट नहीं करनी। ये बन गया भाई, अरे बन गया, लो जी खींच लिया आपने क्रॉस सेक्शन, ऐसे खींचते हैं क्रॉस सेक्शन, मुझे लगता है सभी को समझ में आ गया होगा, वो भी बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा सभी बच्चों को। तो ये भाई कौन सी लाइन थी आपकी, ये 20 20, इधर ये 40, इधर ये 60, इधर ये 80, ऊपर 100, तो ये हो गया आपका क्रॉस सेक्शन। ये हमने क्या ड्रॉ कर दिया, ये हमने क्रॉस सेक्शन ड्रॉ कर दिया। ये किस चीज का क्रॉस सेक्शन है, ये एक हिल का क्रॉस सेक्शन है, तो यहाँ से हमने ये बना दिया आपका क्रॉस सेक्शन। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा, जो आपने यहाँ बनाया है इसको हम क्या बोल देंगे, ये आपका क्रॉस सेक्शन। इस तरह से हम कंटूर मैप से कोई भी क्रॉस सेक्शन इजीली ड्रॉ कर सकते हैं उस कंटूर मैप को देख करके, और क्रॉस सेक्शन से हमें ये पता चल जाएगा जमीन का स्वरूप किस तरह का है। तो हमें स्वरूप पता चल गया, ये जो क्रॉस सेक्शन है पहाड़ी का क्रॉस सेक्शन, ये कोई हिल है, हिल का क्रॉस सेक्शन। तो कंटूर मैप किसका था, एक हिल का था, तो हमें कंटूर मैप से जमीन का स्वरूप बता पा रहे हैं भाई, उसका क्रॉस सेक्शन खींच करके। तो ये इसका पहला यूज था, ये क्या था, इसका पहला यूज था, पहला यूज, ठीक है बच्चे। मुझे लगता है सभी बच्चों को क्रॉस सेक्शन खींचना अच्छे से आ गया होगा। तो यही है भाई क्रॉस सेक्शन, बस हमने यही कहा किसी भी दिशा में अगर भूमि का हमें स्वरूप जानना है तो उसके लिए हम क्रॉस सेक्शन बनाते हैं, काट बनाया जाता है या अनुप्रस्थ काट बनाया जाता है, और दिए गए कोई भी आपको दिया गया कंटूर मैप होगा, उस कंटूर मैप पर हम किसी भी दिशा में पृथ्वी सतह का अनुप्रस्थ काट खींच सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर चित्र में दिखाया गया। ये आपको कंटूर मैप था जो दे रखा है, ये क्या था भाई, आपका कंटूर मैप है। हम यहाँ बोल सकते हैं ये जो आपको दिया गया है यहाँ पर, मैं किस कलर से दिखाऊं, ये क्या बेटा आपका कंटूर मैप है, ये कंटूर मैप है, और इस कंटूर मैप से हम लोगों ने एक क्रॉस सेक्शन यहाँ पर ड्रॉ करके दिखा दिया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी को ये क्रॉस सेक्शन बढ़िया तरीके से क्लियर हुआ होगा, ठीक है, क्लियर हो गया सभी को। ये कंटूर मैप से हमने कैसे क्रॉस सेक्शन ड्रॉ कर लिया, सब बच्चे समझ गए, वेरी गुड। आगे बढ़ूं मैं, चलिए दूसरे यूज पर आ जाइए। दूसरा यूज है इसका समोच्च नक्शे पर सड़क का संरेखण लगाना। क्या करना भाई, अलाइनमेंट को मार्क करना किसी भी कंटूर मैप पर, तो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि कंटूर मैप से हमें ये पता चल जाएगा कि उस जमीन का स्वरूप कैसा है। जमीन का स्वरूप कैसा अगर ये पता चल गया तो हमें किसी भी रोड का अलाइनमेंट डिसाइड करने में आसानी हो जाएगी। अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है बच्चों, अलाइनमेंट का मतलब होता है यहाँ पर, अलाइनमेंट का मतलब होता है संरेखण। जब कोई सड़क बनती है ना तो सड़क को बनाने से पहले उसकी निशानदेही करते हैं कि कहाँ कहाँ होकर हमारी सड़क जाएगी, तो उसके लिए हमें एक सेंटर लाइन ड्रॉ करनी होती है। क्या करनी होती है, एक सेंटर लाइन ड्रॉ करनी होती है, जहां जहां होकर सड़क जाएगी आपकी, तो ये सेंटर लाइन को हम अलाइनमेंट कह देते हैं। रोड का जो सेंट्रल पाथ होता है ना, सेंट्रल जो लाइन बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अलाइनमेंट कहते हैं। तो हम कंटूर मैप पर अलाइनमेंट आराम से ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि कंटूर मैप से हमें ये जानकारी मिल जाएगी जमीन का नेचर किस तरह का है, कहां पर जमीन ऊंची है कहां नीची है।
हम अलाइनमेंट को ऐसी जगह से निकालेंगे जहां पर आपकी जो जमीन है ना बहुत अधिक ऊंची हो ना बहुत अधिक नीची हो, ताकि हमें मिट्टी कार्य की गणना कम करनी पड़े, है ना, मिट्टी का कटाव कम करना पड़े, फिलिंग कम करनी पड़े। ज्यादा अगर आप मिट्टी कार्य करेंगे तो खर्चा बहुत अधिक बढ़ जाएगा। तो हम कंटूर मैप पर भाई ये काम कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पर सिर्फ इतना लिखना है, यहाँ बना के नहीं दिखाना कुछ भी, यहाँ पर सिर्फ इतना लिखना है, समोच्च मानचित्र जो है आपका कंटूर मैप जो है वो सड़कों, रेलवे, नहरों, पाइपलाइन, सीवर, इन सभी के अलाइनमेंट होते हैं। जितनी भी संचार लाइनें होती हैं उन सबके अलाइनमेंट होते हैं। संचार लाइनों में क्या क्या आते हैं भाई, आपका एक सड़क आ गया, रेलवे लाइन आ गई, नहर आ गई, कोई भी पाइपलाइन हो गई, कोई सीवर हो गई, पांचों नाम याद रखिएगा, सड़क, रेलवे, नहर, पाइपलाइन, सीवर, ठीक है, आदि जैसे संचार मार्गों के उचित संरेखण को निर्धारित करने में मदद करता है। तो ये जो आपका कंटूर मैप है ये इन सभी का जो अलाइनमेंट होता है, इन सभी संचार मार्ग, इन सबको संचार मार्ग कहते हैं जिनसे संचार होता है ना, इनके उचित संरेखण को निर्धारित करने में मदद मिलती है, ठीक है। यस प्रजापति कह रहे हैं फिगर बना दीजिए, इसका पॉसिबल नहीं है दोस्त, ठीक है, सिर्फ मार्किंग कर सकते हैं आप, कहां के रोड निकालेंगे, इसका नहीं बनाएंगे कोई फिगर, ठीक है। इसका फिगर बनाना है आपको तो उसके लिए सॉफ्टवेयर पे काम करना पड़ेगा, हाथ से बोर्ड पे बनाना संभव नहीं है, ठीक है। ऑटोकैड से आप आराम से बना सकते हैं 3D शेप में, 2D में नहीं बन पाएगा दोस्त, है ना, बन पाता तो बिल्कुल मैं बनाता डेफिनेटली, संभव नहीं है 2D में इसका मैप बना के दिखा पाना, ठीक है। मार्किंग कर सकते हैं सिर्फ आप इस पे, मार्किंग मतलब कहां होके आप सड़क को निकालेंगे, ठीक है। इसमें आपको सिर्फ यूज लिखना है, इसका यूज समझ आ गया सभी को। कंटूर मैप हम क्या कर सकते हैं, कंटूर मैप की सहायता से ये जो संचार मार्ग हैं आपके, सड़क, रेलवे, नहर, पाइपलाइन, सीवर आदि जैसे संचार मार्गों के उचित संरेखण को निर्धारित करने में मदद मिलती है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इन सबका अलाइनमेंट खींच सकते हैं, किससे, कंटूर मैप की सहायता से। अगर थ्योरी और ज्यादा लिखने का मन हो तो ये लिख सकते हैं आप, क्योंकि कंटूर मैप से हमें जमीन का, भूमि का स्वरूप पता चल जाता है, और हम अपनी जो आपकी संचार मार्ग की संरेखण है, अलाइनमेंट है, उस अलाइनमेंट को हम ऐसी जगह से होकर निकालेंगे जहां पर हमें मिट्टी कटाव और मिट्टी भराव कार्य कम करना पड़े, जिससे कि इन संचार मार्गों के निर्माण में कम खर्च आए। तो ये आप अपने से बढ़ा सकते हैं थ्योरी अगर लिखना चाहे तो। मैंने यहाँ पर लिमिटेड थ्योरी क्यों लिखी है, क्योंकि कंटूर मैप पे जब यूज पूछता है ना सारे एक साथ तो बहुत ज्यादा थ्योरी हो जाएगी, इसीलिए आप लिमिटेड यहाँ पर दे दिया है। इसमें बढ़ाने को आप ये चीज बढ़ा सकते हैं, हालांकि इतना सफिशिएंट है कि हम कंटूर मैप की सहायता से कोई भी संचार मार्ग है, जैसे सड़क, रेलवे लाइन, है ना, कोई भी नहर हो गई, सीवर हो गया, पाइपलाइन हो गई, तो इन सब के लिए क्या कर सकते हैं बच्चों, इन सब के लिए संरेखण निर्धारित कर सकते हैं। अब ये भी बता देंगे क्यों कर सकते हैं, क्योंकि कंटूर मैप से भूमि का स्वरूप पता चल जाता है, कहां पर भूमि ऊंची है, कहां पर नीची है। तो हम अपने इस संचार मार्ग के संरेखण को ऐसी जगह से होकर निकालेंगे जहां पर जो है भाई, जहां पर क्या हो बच्चों, जहां पर आपके मिट्टी फिलिंग और कटिंग कार्य कम करना पड़े, वहां से निकालेंगे। ये जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। ये दूसरा यूज था इसका। फिर भी आपका बहुत ज्यादा मन हो खींचने का तो मार्किंग करके दिखा सकते हैं आप। भाई जमीन कोई भी आपकी इस तरह की थी, ऊंची नीची जमीन थी, ऊंची नीची जमीन थी। अब इसमें आपको समान ऊंचाई वाले पॉइंट्स पता चल जाएंगे, कहां से होकर जाएंगे समान ऊंचाई के पॉइंट्स, है ना। अब ये तो मैंने एक सिंगल लाइन का दिखा रखा है, सिर्फ एक छोटे से पार्ट का, जमीन का छोटा सा पार्ट। इसमें समान ऊंचाई की कई सारी कंटूर लाइनें बन सकती हैं। मान लो हमने यहाँ पर समान ऊंचाई के पॉइंट लगा दिए, कंटूर लाइन ये थी आपकी जो एक्चुअल में बन रही है, एक्चुअल डायग्राम ये वाला, यहाँ से जहां से समान ऊंचाई की लाइन जाएगी ये होगी आपकी कंटूर लाइन। ये आपकी कंटूर लाइन है, ये वाली एक कंटूर लाइन ये है, ठीक है। अगर आप इस कंटूर लाइन के ऊपर होकर भाई कोई भी रोड निकालेंगे, इस कंटूर लाइन के हिसाब से निकालेंगे कोई भी सड़क, तो आपको कितना कार्य करना पड़ेगा। जहां जहां गड्ढा दिख रहा है यहाँ पर आपको क्या डालना पड़ेगा, मिट्टी डालनी पड़ेगी, और जहां ऊंचाई दिख रही है वहां से मिट्टी काटनी पड़ेगी। तब आपका इस कंटूर लाइन के हिसाब से बिल्कुल सीधी में आ जाएगा, एरिया प्लेन मिल जाएगा। समझ पा रहे हैं, जहां पर गड्ढा है यहाँ पर मिट्टी भरनी पड़ेगी, जहां ऊंचा है वहां से मिट्टी काटनी पड़ेगी, तब प्लेन पोर्शन आपको मिल पाएगा। उसके बाद इजीली क्या कर सकते हैं आप लोग भाई, कोई भी रोड बना सकते हैं, ठीक है। बट ये डायग्राम बना के मत दिखाइएगा क्योंकि ऑथेंटिक नहीं है, ये सही नहीं है। बस ये समझने के लिए आपका बन सकता था ये, इसलिए मैंने इसका रियल में डायग्राम बनाया नहीं यहाँ पर। सेंस ऑफ टोपोग्राफी सेम चीज जो भी मैं बोल रहा था। सेंस ऑफ टोपोग्राफी का मतलब क्या, मैं स्थल आकृति के बारे में पता चल जाएगा, स्थल की आकृति कैसी है, जो मैं अभी बोल रहा था सेम वही बात यहाँ लिखी गई है। समोच्च मानचित्र जो है भूमि की स्थल आकृति मतलब ऊंचाई, गड्ढे, लकीरें आदि को आसानी से दिखाते हैं। कंटूर मैप पर ये चीजें हमें आसानी से पता चल जाती हैं, कहां पर गड्ढा है, कहां पर ऊंची है जमीन, है ना। इसके बाद नक्शा जो है भाई आपका नक्शा, यानी कि नक्शा ये कौन सा, कंटूर वाला नक्शा, बिंदुओं के क्षैतिज स्थान के साथ साथ उनके लंबवत स्थान की पहचान कराता है। भाई लंबवत स्थान का मतलब क्या, आपको वर्टिकल वाले पोर्शन का पता चल जाएगा कि जमीन आपकी कैसी थी। वर्टिकल का तो पता चल ही रहा है हमें, कोई कंटूर मैप है तो उससे हम कोई हिल बना पा रहे, तो कोई वैली बन जा रही थी, कोई आपका यूनिफॉर्म स्लोप बन रहा था, कोई नॉन यूनिफॉर्म स्लोप बन रहा था। तो हमें यहाँ पर इसका बिल्कुल वर्टिकल जो पोर्शन है ये भी पता चल जा रहा है। तो हम यहाँ पर सीधे सीधे क्या कह सकते हैं बच्चों, हम यहाँ पर सीधे सीधे ये कह सकते हैं कि कंटूर मैप की सहायता से हमें टोपोग्राफी एरिया की जानकारी मिल जाती है, कि वो टोपोग्राफी एरिया की ऊंचाई कितनी है, वहां पर गड्ढे कितने हैं, ठीक है। इन सब की जानकारी हमें इजीली मिल जाती है। लकीरें वहां पर कितनी है, लकीरें शब्द छोड़ सकते हैं आप यहाँ पर, है ना। कंटूर मैप पर लकीरों का मतलब ये कहां पर कितनी लाइनें खींची हुई है, इस तरह की, जहां पर बहुत कटाव है, बहुत ऊंची है जमीन, नीची है जमीन। तो मैंने 2 ही पॉइंट लिख लीजिएगा आप लोग कि समुच्च मानचित्र भूमि की स्थलाकृति, ऊंचाई और गड्ढे आदि को आसानी से दिखाते हैं। और जो समुच्च नक्शे होते हैं आपके, वो बिंदुओं की क्षैतिज स्थान के साथ साथ उनके लंबवत स्थान की भी पहचान कराते हैं कि लंबवत स्थान का टोपोग्राफी एरिया किस तरह का था। बात समझ आई सभी को, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं चौथे यूज के बारे में। चौथा यूज सुन लीजिए, चौथा यूज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डिटेल में भी पूछा जाता है। चौथा यूज आपसे डिटेल में भी पूछ सकता है, अलग से भी। कंप्यूटेशन ऑफ अर्थवर्क फ्रॉम कंटूर मैप, समुच्च नक्शे से मिट्टी कार्य की गणना। तो देखिए समुच्च नक्शे से मिट्टी कार्य की गणना कैसे की जाती है, मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए हमारे पास ये कोई कंटूर मैप है, डायग्राम वैसे मैंने यहाँ ले रखा है, बाकी आप चाहें तो हाथ से भी बना सकते हैं इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
हमने ये कंटूर मैप दिखा रखा है, आधा कंटूर मैप है मतलब एक साइड का दिखाया, इधर का और होगा। जब हम इसको कंप्लीट करना चाहेंगे तो कंप्लीट कुछ इस तरह, पहली लाइन ये थी आपकी कंटूर लाइन, जो 20 हेक्टेयर जमीन है, दिखा है 20 हेक्टेयर लिखा है, नहीं दिखा, मैं दिखा देता हूँ, ये यहाँ पर जो है 20 हेक्टेयर लिखा गया है, 20 हेक्टेयर, इसके बाद ये 60 हेक्टेयर है, इसके बाद 150 हेक्टेयर है, इसके बाद 200 हेक्टेयर है, फिर 300 हेक्टेयर है, इनके बीच के एरिया दे रखे हैं यहाँ पर, अभी दिख रहे होंगे आप सबको ये एरियाज, ठीक है। तो जो हमारी पहली कंटूर लाइन थी ये वाली, ये इस कंटूर लाइन जो बेटा इसका जो आरएल है वो 160 मीटर था, आरएल को मैं ग्रीन कलर से दिखा रहा हूँ, ये रहा 160 मीटर, पहली का कितना 160 मीटर, दूसरी का 170, फिर 180, फिर 190 और 200, ये सब इसके आरएल थे। तो वास्तव में यहाँ पर जो हमने लाइन दिखा रखी है ना, आधी दिखा रखी है, इसका आरएल दिखा रखा हमने कितना 160 मीटर, पहले मैं डायग्राम ही समझा दूं आपको अच्छे से, 160 मीटर, इसका मतलब हमने यहाँ पर आधा डायग्राम दिखाया, आधा इस साइड का दिखा रखा है, इधर का नहीं दिखा रखा, इधर का अगर आप दिखाएंगे तो इसको पूरा जोड़िएगा इस तरह से ऐसे, तो ये दोनों तरफ का हो गया, इधर का भी इधर का भी, ये भी 160 मीटर पे है, मतलब 160 मीटर आरएल वाली ये कंप्लीट कंटूर लाइन है। तो जब हम यहाँ पर कंटूर मैप दिखाते हैं, जब हम यहाँ पर कंटूर मैप दिखाते हैं बच्चे, तो इस कंटूर मैप को दिखाने के लिए क्या करना होता है, सिर्फ आधी एक साइड से दिखा देते हैं। हमें यहाँ पर दो चीज की जरूरत पड़ेगी, एक तो इन कंटूर लाइन के आरएल की, और दूसरा इन कंटूर लाइन के बीच का जितना एरिया है ना उस एरिया की। इसलिए हमने यहाँ पर एक साइड, आप चाहे तो इधर का दिखा दो, एक साइड से इधर का दिखा दो, और आप चाहे तो फिर उधर का दिखा दो, किसी भी एक साइड का दिखा दो, तो ये आधा बना हुआ है, आप पेपर में भी ऐसे बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये सभी को समझ आ गया कंटूर मैप कैसे है ये? आपका कंटूर मैप तो सर पूरी एक क्लोज लाइन बन रही थी, बिल्कुल क्लोज लाइन ही है, लेकिन एक साइड का दिखा रखा, दूसरी साइड का नहीं, जरूरी नहीं पूरा दिखाएं, तो जानकारी चाहिए वो हमें इससे मिल जा रही है। तो सबसे पहले आपको इस तरह का कंटूर मैप बनाना है, बना लेंगे आराम से, कोई भी एरिया अपनी मर्जी से रख दीजिएगा, यहाँ हेक्टेयर ना देकर के, आप चाहे तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं बच्चे, आप चाहें अपनी मर्जी से यहाँ पर A1 A2 A3 A4 भी लिख सकते हैं, है ना। अगर आप ये हेक्टेयर की जगह पर क्या लिखना चाह रहे हैं, आप इसकी जगह पर अगर आप मेंशन करना चाह रहे हैं कि हम तो सर यहाँ पर जो है A1 A2 A3 इस तरह लिखेंगे, हमें नहीं लिखना कोई भी डेटा, आरएल का डेटा भले लिख दिया आपने, कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, एरिया को लिखेंगे A1 A2 A3 A4 इस तरह से लिख दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने इस वाले का एरिया कह दिया A1 है, इसका एरिया कह दिया A2 है, क्योंकि हमारी थ्योरी से मैच करना चाहिए ना, इसलिए अभी हम न्यूमेरिकल नहीं कर रहे, थ्योरी समझ रहे हैं पहले। फिर A4 है और ये A5 है, ये ज्यादा अच्छे समझ में आएगा आपको, मतलब आगे तक इस तरह से एरिया थे इसके, ये सब इसकी कंटूर लाइन के आरएल से। यहाँ पर जो देख रहे हैं आप लोग, ये क्या इनके आरएल है, ये 160 मीटर वाले लाइन थी, 170, 180, 190, 200, इनका मतलब सबको समझ आ रहा है ना, बताना तो नहीं पड़ेगा ना। इनका मतलब यहाँ पर क्या 160 का, इसका मतलब ये है कि नीचे कोई डेटम था, ये कोई आपका डेटम था, डेटम, इस डेटम से आपने जो है 160 मीटर ऊपर जाकर के 160 मीटर ऊपर जाकर के ये पॉइंट लिया था कोई भी, इसके बाद 170 का मतलब इसी डेटम से ऊपर जाकर के आपने 170 पे कोई पॉइंट लिया था, फिर 180 है तो इसी से ऊपर जाकर के 180 पे कोई पॉइंट लिया, फिर आपने कहां लिया पॉइंट भाई, आपने फिर जो है 190 पे पॉइंट लिया, फिर आपने 200 पर पॉइंट लिया, इस तरह से थे यहाँ तक, कहां से शुरू करके 160 से शुरू होकर, तो ये ऐसे करके आपकी लाइन जा रही थी। और सेम इसी में नीचे भी आएगी, तो एक पहाड़ी का ही तो कंटूर मैप था कोई है, जहां पर मैं मिट्टी कार्य कैलकुलेट करना था कि हम यहाँ पर कितना मिट्टी कार्य करना होगा, इसके ऊपर ऊपर का मिट्टी कार्य, कटिंग वगैरह फिलिंग कितनी करनी है, तो कटिंग करनी होगी अगर आपको यहाँ पर आपकी प्लेन लाइन है तो ये इस तरह से तो था। ये कंटूर मैप सबको समझ आ रहा है ना, इसका क्रॉस सेक्शन कैसा हो सकता है, इसका क्रॉस सेक्शन भी एक हिल की तरह हो सकता है, पहाड़ी की तरह। तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर एक डायग्राम बनाना है अच्छे से, आपको अर्थ वर्क कैलकुलेशन जब भी पूछेगा इस तरह से कंटूर लाइंस का एक पूरा कंटूर मैप बनाइएगा, जिसके अंदर के जो एरिया, पहली लाइन का अंदर का एरिया, मतलब अंदर के एरिया का मतलब ये बच्चे, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये अंदर वाला एरिया है ना, ये वाला एरिया, दूसरा एरिया ये वाला एरिया, तीसरा एरिया ये वाला एरिया, चौथा एरिया मान लो ये हो गया एरिया, पांचवा ये हो गया एरिया, इस तरह से मैं इनकी बात कर रहा था, इन एरियाज की, समझ रहे हैं ना आप सब बच्चे। ये वाले जो एरिया आपके A1 A2 A3 A4 है, ठीक है, डायग्राम बढ़िया से बनाएंगे आप सब, उसके बाद ये थ्योरी लिखेंगे, क्या लिखेंगे थ्योरी में, माना A1 A2 A3 और ऐसे करके डैश डैश करके AN तक दिखा देना, AN तक। ये सब क्या थे भाई, A1 A2 A3, हमें दिख रहा है कि ये सब हमारी कंटूर लाइंस के बीच के क्षेत्रफल है, ये पहली कंटूर लाइन के अंदर का क्षेत्रफल है, दूसरी कंटूर लाइन के अंदर का क्षेत्रफल है, ये तीसरी कंटूर लाइन के अंदर का क्षेत्रफल, अंदर का क्षेत्रफल मतलब ये नहीं कि आधा ही क्षेत्रफल है, ये कंटूर लाइन पूरी कुछ इस तरह से रही होगी, इसका पूरे का एरिया था A1 अंदर वाला, दूसरी कंटूर लाइन कुछ इस तरह रही होगी, इसका एरिया था A2, है ना। हमने सिर्फ आधा डायग्राम दिखा रखा है यहाँ पर, ये बना सकते हैं, तो कोई गलत नहीं कर सकता आपका, ठीक है, इसी तरह बनाइएगा। तो ये हो गया आपका A1 A2 A3 A4 A5, ऐसे तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, हमने कह दिया कि माना A1 A2 A3 और डैश 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 AN ये क्रमागत समुच्च रेखाओं के बीच के क्षेत्रफल है। ये क्या बेटा, ये सब समुच्च रेखा जो हमारी कंटूर लाइंस है ना, उन कंटूर लाइंस के बीच के एरिया है ये सब, ठीक है। अब इन एरिया को हम पता कैसे करते हैं, तो ध्यान रखिए, आप पढ़ेंगे भी आगे जाके मॉडर्न सर्वेइंग इक्विपमेंट में, एक इक्विपमेंट पढ़ेंगे आप सर्वेइंग में, प्लानीमीटर। क्या पढ़ेंगे बच्चों, प्लानीमीटर। अगर कोई इरेगुलर मैप हो अपने पास, नक्शा कागज है, ये कागज मैप, ये कोई कागज है, अगर इस कागज पे मैं कोई मैप ड्रॉ कर दूं, उस मैप का एरिया मुझे निकालना हो तो वो हम प्लानीमीटर से निकालते हैं, किसी भी कागज पे, जैसे प्रकार होता है आपका, ऐसा ही एक प्लानीमीटर उपकरण होता है, उस प्लानीमीटर को ट्रेस करते हैं नक्शे के ऊपर। कोई भी इरेगुलर शेप है आपकी, इस तरह की इरेगुलर शेप है, कोई इरेगुलर ये वाली है, मुझे कहना कि इसके अंदर का एरिया बताओ, तो आप भाई मैथमेटिक्स तो निकाल नहीं सकते भैया, सर्वेइंग इतना बढ़िया सब्जेक्ट है ना, जहां मैथ फेल हो जाता है सर्वे काम करना शुरू कर देता है। मैथ से आप कैसे निकाल पाएंगे रेगुलर का एरिया, या तो लिमिट पता होनी चाहिए, तो आप इंटीग्रेशन लगा सकते हैं, लिमिट के थ्रू तब बता सकते हैं इसका एरिया। अदरवाइज क्या करेंगे आप, अपना सर्वेइंग में बढ़िया सा इक्विपमेंट है जिसका नाम होता है प्लानीमीटर, ये कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है, ठीक है, सिविल में प्लानीमीटर। तो प्लानीमीटर से हम क्या करते हैं, किसी भी इरेगुलर एरिया को इजीली यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं प्लानीमीटर की सहायता से कि इसका एरिया कितना है। उसमें रीडिंग वगैरह सब आपको मिल जाएंगे देखने को, बस कुछ नहीं करना होता। उसमें क्या करते हैं, एक पॉइंट फिक्स कर लेते हैं, या अगर छोटा एरिया है भाई तो बाहर रखते हैं इसका एक पॉइंट, और एक पॉइंट यहाँ पर फिक्स करते हैं लाइन पर, प्रकार की तरह होता है बिल्कुल। और अगर एरिया बड़ा है तो इसका एक पॉइंट अंदर फिक्स करके और एक इसकी लाइन पर फिक्स करते हैं, इसको ट्रेस करते जाते हैं, इसके ऊपर क्या करते जाते हैं, ट्रेस करते जाते हैं, ऐसे 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 बिल्कुल एग्जैक्ट ट्रेस करते हैं, लाइन से उतरना नहीं चाहिए इसका, जो भाई एक नॉक रहती है ये पूरा ट्रेस कर देंगे। जैसे पूरा ट्रेस हो जाता है फिर आप चेक कर लेते हैं रीडिंग कितनी आ रही है, आपको एरिया पता चल जाता है। बहुत आसान तरीका है, पढ़ाएंगे प्लानीमीटर आगे आपको 5वें चैप्टर में बहुत अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर कोई भी अगर इरेगुलर लाइन है आपकी, या कोई भी इरेगुलर एरिया है, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम प्लानीमीटर का यूज करते हैं। तो ये जो आपकी कंटूर लाइनें थी, इनके बीच में जो एरिया थे, इन सभी एरिया को ज्ञात करने के लिए हम प्लानीमीटर का यूज करेंगे।
ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर कह दिया कि माना A1 A2 A3 डैश डैश AN ये क्रमागत कंटूर लाइंस के बीच के एरिया है, क्रम से कंटूर लाइन के बीच के एरिया है जिनको प्लानीमीटर द्वारा कैलकुलेट किया जाता है। किसके द्वारा? प्लानीमीटर के द्वारा इनको कैलकुलेट किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। इतना समझ आ गया? आपने एरिया बता दिया और कैसे ज्ञात करेंगे ये बता दिया। दूसरा पॉइंट आप मानेंगे यहाँ पर एच आपका भाई समुच्च अंतराल होता है जिसे हम कंटूर इंटरवल कहते हैं। एच क्या होता है बच्चों? एच आपका कंटूर इंटरवल होता है, समझ पा रहे हैं? अगर मैं यहाँ पर आपसे कहूँ कंटूर इंटरवल बताइए, मुझे लगता है हर एक बच्चे यहाँ बता सकते हैं कंटूर इंटरवल कितना होगा। जल्दी से बता दीजिए बेटा कंटूर इंटरवल की वैल्यू कमेंट सेक्शन में। जितने बच्चे लाइव हैं सब बच्चे बताएं कंटूर इंटरवल वास्तव में यहाँ कितना है। बताइए भाई इसमें कंटूर इंटरवल कितना है, कमेंट सेक्शन में प्लीज प्लीज बताएं। हर्ष बताएं प्लीज, क्या नाम है? यस 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 प्रजापति बताइए प्लीज। सुधांशु, बिल्कुल सुधांशु वर्मा 10 बता रहे हैं, वेरी गुड भाई। कितना? 10 ही तो है, तो इनमें डिफरेंस देखिए कितना कितना है। 160 के बाद 170 180 190 200 10 का ही तो अंतर आ रहा है, तो ये 10 आपका कंटूर इंटरवल होता है। ठीक है, बिल्कुल भाई। संदीप सिंह जी, अभिषेक प्रताप सिंह, बहुत अच्छा। संदीप 1 नहीं बेटा 10 होगा, ठीक है चलिए भाई, मिस्टेक टाइप हो गया, कोई बात नहीं। ठीक है, तो भाई ये क्या हो गया आपका बेसिकली यहाँ पर जो आपका कंटूर इंटरवल होता है इसको हम लोग एच से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे? एच से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कंटूर इंटरवल को, और ये हमारा 10 था। तो हमने दूसरा पॉइंट कह दिया कि जो हमारा एच होता है यहाँ पर वो कंटूर इंटरवल होता है। एच क्या होता है भाई? एच हमने कह दिया कंटूर इंटरवल होता है। तो हमें एरिया पता चल गए। थ्योरी बहुत आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान। मुझे लगता है यहाँ तक चीजें आप सबको अच्छे से क्लियर हो पा रही होंगी। ठीक है भाई, चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर हमने क्या बताया आपको? यहाँ पर दो चीज बता दी कि माना A1 A2 A3 इस तरह AN क्रमागत समुच्च रेखाओं के बीच के क्षेत्रफल है जिनको प्लानीमीटर द्वारा कैलकुलेट किया जाता है। दूसरा क्या दिया? H जो कंटूर इंटरवल होता है वो कंटूर मैप से हमें पता चल जाएगा। ठीक है, ये कहां से पता चलेगा? ये हमें कंटूर मैप से या कंटूर मैप से ज्ञात हो जाता है। कॉमा करके लिख भी सकते हैं। यह दिए गए कंटूर मैप से ज्ञात हो जाता है। कंटूर मैप से ज्ञात हो ही जाएगा बिल्कुल। तो हमने ये चीज लिख दी क्योंकि कंटूर मैप तो हमें देगा ही देगा। कंटूर मैप से तो हम अर्थ पर कैलकुलेशन सीख रहे हैं, तो ये हमें समझ में आ गया होगा। ठीक है, ठीक है भाई, बिल्कुल। तो ये चीज आप सबको यहाँ तक समझ आई। अब हम आगे क्या करेंगे बच्चे? अब यहाँ पर हम ये निकालना सीखेंगे, मिट्टी कार्य की गणना करेंगे। मिट्टी कार्य में कितना करना है? तो मिट्टी कार्य की गणना का मतलब होता है मिट्टी का क्वांटिटी बताना। क्वांटिटी मतलब उसकी मात्रा बताना, मात्रा का मतलब उसका आयतन बताना। हमें निकालना क्या है? मिट्टी का आयतन निकालना है। स्पेशली क्या निकालना है बच्चों? मिट्टी का आयतन निकालना है। तो इसको निकालने के लिए दो अलग अलग फॉर्मूले का हम यूज करते हैं, जिनमें सबसे पहले फॉर्मूले की हम बात कर रहे हैं समलंबाकार नियम, जिसे हम कहते हैं ट्रेपेजोइडल रूल। हम क्या कहते हैं भाई इसको? हम कहते हैं इसको ट्रेपेजोइडल रूल। तो सबसे पहले हम ट्रेपेजोइडल रूल की सहायता से यहाँ पर क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो ट्रेपेजोइडल रूल से हम क्या निकालेंगे? कुल मिट्टी कार्य का आयतन निकालेंगे। मिट्टी कार्य की गणना बेटा मिट्टी कार्य का आयतन निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहला फॉर्मूला सीख लीजिए। ये तो आपने लिखना है थोड़ा सा डायग्राम के बारे में कि आपने एरिया मान लिया, कंटूर इंटरवल एच मान लिया। एरिया को प्लानीमीटर से निकाल रहे थे, कंटूर इंटरवल को कंटूर मैप से निकाल लेंगे। ठीक है, अब हमने कह दिया ट्रेपेजोइडल रूल। ट्रेपेजोइडल रूल का फॉर्मूला कितने बच्चों को आता है निकालना? तो यहाँ पर हम बात करेंगे ट्रेपेजोइडल रूल से वॉल्यूम निकालने की। किसकी बेटा? वॉल्यूम की। आयतन वॉल्यूम जैसे बी से दर्शाते हैं। जैसे किससे दर्शाते हैं भाई? बी से। मुझे थोड़ा और नीचे से लिखना चाहिए ताकि साफ साफ दिखाई दे। जब हम समलंबाकार नियम या समलंबी नियम की बात करते हैं, मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा आप लोगों ने समलंबी नियम, जो आपका मैथ सेकंड रहता है, सेकंड सेमेस्टर का, जिसमें आप लोग समाकलन के अनुप्रयोग पढ़ते हैं। तो वहीं पे आपका एक समलंबी का नियम भी आता है। उस समलंबी के नियम में आपने पढ़ा होगा, पहले हम h/2 लेते हैं, पढ़ा होगा आपने, h/2 लेते हैं। उसके बाद आपने पढ़ा होगा बड़ा सा ब्रैकेट लगा के फर्स्ट प्लस लास्ट, f प्लस l आपने पढ़ा होगा, फर्स्ट प्लस लास्ट, प्लस में फिर आपने क्या पढ़ा होगा भाई? टू टाइम्स कर देंगे अदर्स, जितने भी अदर्स है ना उन सबको सम ऑफ अदर्स कह दीजिए, सम ऑफ अदर्स। ये तो छोटे रूप में फॉर्मूला हो गया हमारा। ये छोटे रूप में मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया। ये वाला, ये फॉर्मूला याद करने में मदद करेगा आपको बड़े फॉर्मूले को। ये मुझे लगता है सबने पढ़ा होगा, समलंबी, सिम्पसन पढ़े होंगे आपने, थोड़ा बहुत याद आ रहा हो तो ये वाला फॉर्मूला होता है आयतन का h/2 फर्स्ट एफ एल और सम ऑफ अदर्स। एफ एल बेसिकली क्या होता है बच्चे? यहाँ पर जो हमने एफ और एल लिखा है इसके बारे में थोड़ा सा सुन लीजिए। अगर मैं यहाँ बात करूँ एफ की, तो एफ मतलब होता है फर्स्ट एरिया। एफ मतलब क्या हो गया बेटा? फर्स्ट एरिया, है ना। और एल मतलब क्या हो गया? एल मतलब हो गया लास्ट एरिया। एल मतलब क्या हो गया बेटा? लास्ट एरिया। जब हम वॉल्यूम निकालते हैं तो यहाँ पर एरिया लिख देते हैं, और जब हम एरिया निकालते हैं तो यहाँ पर ऑर्डिनेट लिखते हैं, कोटियां, सम कोटि, विषम कोटि, थोड़ा थोड़ा याद आ पा रहा होगा, मैथ में पढ़ा होगा आपने कोटियां। तो वहां किसी भी नदी या नहर का क्षेत्रफल निकालते थे, है ना, वहां पर कोटियों में बांट लेते थे उसको, तो वहां कोटियां लेते थे, एरिया निकल जाता था। वॉल्यूम निकालना हो तो एरिया लेंगे, ये चीज होती है, कॉन्सेप्ट है छोटा सा। तो फर्स्ट एरिया लास्ट एरिया हो गया आपका एफ और एल। सम ऑफ अदर्स का मतलब जो बाकी सभी जितने एरिया रह गए पहले और लास्ट को छोड़ करके, उन सबका योगफल ले लेते हैं। ये अगर मैं इसको अपने डिटेल्ड फॉर्मूले की फॉर्म में लिख करके दिखाना चाहूं तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं मैं भाई? मैं लिख सकता हूं h/2, बिल्कुल। और क्या लिख सकता हूं भाई? यहाँ पर फर्स्ट एरिया की जगह हमारा पहला एरिया A1 है, लास्ट का एरिया AN है। लास्ट का एरिया कितना? AN। तो मैंने फर्स्ट और लास्ट एरिया लिख दिया, बिल्कुल। प्लस में क्या कर दिया बच्चों? प्लस में मैंने 2 टाइम्स ले लिया, 2 टाइम्स सम ऑफ अदर्स। अदर्स में क्या बचा? A2 से शुरू करेंगे, A2 से, A2 A3 A4, इस तरह से भाई स्टार्ट करना है। हमें कहां तक जाना है? AN से एक पहले वाला, तो AN से जस्ट पहले वाला कौन सा आएगा? AN-1, यहाँ तक हमें जाना है ना, यहीं तक तो जाना है भाई, हमें यहाँ तक जाना है। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा बेटा डिटेल्ड फॉर्मूला। ये वॉल्यूम का डिटेल्ड फॉर्मूला हो गया, वॉल्यूम का ये डिटेल्ड फॉर्मूला। ठीक है, तो आप लोगों को ये स्पेशली याद रखना है, आपको ये याद रखना है। एक तो हमने मिट्टी कार्य की गणना आपकी इस वाले फॉर्मूले से कर ली। ये फॉर्मूला सब बच्चों को स्पष्ट रूप से समझ आ गया। आपको सारे एरियाज पता होंगे,
आपको H की वैल्यू पता होगी कंटूर इंटरवल की, इजीली आप वॉल्यूम निकाल सकते हैं, मिट्टी कार्य की गणना कर सकते हैं। तो ये सबको समझ में आना चाहिए भाई, ठीक है। किताबों में कई बार इसी को थोड़ा और अलग तरीके से देता है, अलग तरीके से कैसे, इस 2 को अंदर ले जाएगा, जब 2 को अंदर ले जाएंगे तो A1 प्लस AN का आधा हो गया, और यहाँ पर जब 2 अंदर जाएगा 2 से 2 कट जाएगा, तो यही फॉर्मूला क्या हो जाता है आपका, बाहर तो H रहता है, ब्रैकेट के अंदर A1 प्लस AN बट्टे 2, और प्लस में यहाँ पर केवल ये बचेगा 2 हट जाएगा, A2 A3 इस तरह से, तो वो भी फॉर्मूला सही रहता है, दोनों का मतलब सेम ही होता है। तो यहाँ पर मुझे लगता है ये सब बच्चों को क्लियरली समझ में आ गया होगा दोस्त, इसे प्लीज अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। ये हमने एक तरीका बता दिया मिट्टी कार्य की गणना करने का, है ना। अब दूसरा तरीका सुन लीजिए, अब भाई यहाँ पर दूसरा तरीका सुन लेंगे सभी बच्चे। दूसरा होता है बेटा अपना सिम्पसन रूल। आगे बढ़ू मैं, चलिए आगे बढ़ता हूँ। दूसरा मैं यहाँ बता देता हूँ आपको, सेकंड वाला जो रहेगा सिम्पसन रूल। दूसरा कौन सा भाई, सिम्पसन रूल। ये हमने ब्लैक से लिखा था, मैं यहाँ भी ब्लैक कलर से लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। सिम्पसन रूल, सिम्पसन रूल, सिम्पसन नियम से। दूसरा सिम्पसन नियम, सिम्पसन नियम से कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर वॉल्यूम का फॉर्मूला आप सबको याद रखना है। वॉल्यूम जो होगा आपका, जैसे हम V से दर्शाते हैं, यहाँ पर रहता है H/3। मैं भाई 1/3 बता रहा हूँ, सिम्पसन का रूल 2 होते हैं, एक 3/8 होता है और एक 1/3 होता है। एक 1/3 होता है, एक 3/8 होता है ना, एक H/3 और एक 3H/8 आता है। तो मैं यहाँ पर जो है आपको H/3 वाले रूल से ही बता देता हूँ। देखो इससे क्या आता है, H/3 लेते हैं इसमें, इसके बाद F प्लस L लेंगे, F प्लस L, ठीक है, पहले की तरह। प्लस में फिर 2 टाइम लेते हैं बेटा ऑड, O मतलब ऑड, और 4 टाइम लेते हैं E मतलब इवन। E मतलब क्या होता है बेटा, इवन। यहाँ पर मैं थोड़ा टर्मिनोलॉजी को अगर डिफाइन करना चाहूँ आप सबके सामने, तो मैं कह दूंगा यहाँ पर F मतलब है आपका फर्स्ट एरिया, F मतलब यहाँ पर क्या बचे, फर्स्ट एरिया, ठीक है। L मतलब यहाँ क्या होता है आपका, L मतलब होता है लास्ट एरिया, L मतलब क्या होता है बच्चे, लास्ट एरिया, लास्ट एरिया। इसके बाद O मतलब क्या है, सम ऑफ ऑड एरियाज, सम ऑफ ऑड एरियाज। ऑड एरिया मतलब विषम स्थान पर जो क्षेत्रफल आ रहे हैं आपके। E मतलब सम ऑफ इवन एरियाज, इवन मतलब जो सम स्थानों पर आएंगे। सम और विषम तो जानते हैं आप, और मतलब बेटा होता है विषम, और इवन मतलब होता है सम, है ना। और मतलब क्या होता है, और का मतलब होता है हिंदी भाषा में विषम, जिन्हें ना पता हो उनके लिए बता रहे हैं, विषम। और इवन का मतलब होता है बच्चे सम, इवन का मतलब क्या होता है, सम। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है, जो सम वाले एरिया है उनका योगफल यहाँ पर ई। जैसे कैसे याद रखेंगे लंबे समय तक, तो याद रखना कोई बच्चा इसको 20 ना समझे, इसलिए मैंने ब्रैकेट यूज किया, 20 ना समझे, ये 2O है। जब भी आप लिखते समय फॉर्मूला आपके माइंड में रहेगा, सर ने कहा था 20 ना समझे मतलब 2 के साथ में O आएगा, 20 मतलब 2 और 0 होता है ना। तो इसको आप ट्रिक से ऐसे याद रख सकते हैं। मुझे कई बार कंफ्यूजन होती थी कि भाई 4O था या 4E था, तो मैंने सिंपल याद कर लिया कि सर ने कहा हमसे कि 20 नहीं होना चाहिए, ये 20 नहीं होना चाहिए का मतलब क्या हो गया, 2O है, ये 20 नहीं है, तो ये 2O हो गया, तो ये वाला 4E रहेगा। अब आपको फॉर्मूला लिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए वॉल्यूम कैसे निकाल देंगे आप, वॉल्यूम B बराबर H/3 रहेगा, बिल्कुल रहेगा, और नीचे लिखूंगा तो मुझे ज्यादा सही रहेगा, नीचे लंबा हो जाएगा फॉर्मूला। ये B बराबर क्या हो जाएगा भाई आपका, H/3 बिल्कुल। अंदर क्या होगा, फर्स्ट एरिया अपना A1 है, लास्ट एरिया कितना बच्चों, AN है। A1 और AN ले लिया, प्लस 2 टाइम्स ऑफ ऑड। ऑड कौन कौन से होते हैं बेटा, ऑड मतलब विषम, विषम का मतलब क्या होता है 1 3 5 7, ये सब विषम होते हैं ना। और सम का मतलब क्या होता है 2 4 6 8, ये सब सम होते हैं। तो विषम में हम क्या लिखेंगे भाई, कौन कौन से एरिया, 1 आता है तो 1 तो आएगा नहीं, वैल्यू ले चुके हैं हम, तो कहां से शुरू करेंगे, 3 से। 3 5 7, 3 लिख दो बस, पर्याप्त है। प्लस में, है ना, डैश डैश कर सकते हैं आपका मन है तो, नहीं आप नहीं मान देते ऐसे कर दीजिएगा बस। प्लस में 4 टाइम E1, E1 में क्या क्या आएगा बेटा, A2 से शुरू करेंगे, A2, फिर A4, फिर A6, इस तरह से E1 वाले आ जाएंगे 4 के साथ में। तो ये जो अपना फॉर्मूला निकल के आया दोस्त, ये वाला फॉर्मूला ही हमारा किसका फॉर्मूला होता है, ये भाई अर्थवर्क कैलकुलेशन का फॉर्मूला होता है। यही फॉर्मूला हमारा अर्थवर्क कैलकुलेशन का फॉर्मूला हो गया। तो ये चीज सब बच्चों को अच्छे से क्लियर हो पाई। बता दीजिए ये आपका कौन सा भाई, सिम्पसन फॉर्मूला है, इससे भी मिट्टी कार्य की गणना आप कर सकते हैं। मुझे लगता है मैं मिट्टी कार्य की गणना करना आपको अच्छे से सिखा पाया हूँ। ठीक है जी, प्लीज जल्दी से बताएं अगर आप सब समझ गए और सीख गए हो तो। सीख गए, समझ गए, इजी है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर आपका ये वाला यूज हो गया कंप्लीट भाई। अगर हम कंटूर मैप कोई दिया हो तो कंटूर मैप से हमें एरिया तो प्लानीमीटर से पता कर लेंगे, और जो कंटूर लाइनों के आरएल दे रखे हैं इससे हम कंटूर इंटरवल पता कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर पहले यही लिख देना है कि A1 A2 A3 AN क्रमागत समुच्च रेखाओं के बीच के क्षेत्रफल है, जिनको प्लानीमीटर द्वारा कैलकुलेट कर लेंगे। H बराबर यहाँ पर आपका कंटूर इंटरवल होता है, जो भाई दिए गए कंटूर मैप से ज्ञात हो जाता है। ट्रिपेजॉइडल रूल के अनुसार आप मिट्टी कार्य की गणना करेंगे तो ये फॉर्मूला लगाइएगा, सिम्पसन रूल से करेंगे तो ये फॉर्मूला लगाइएगा, काम हो गया खत्म आपका। आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। आगे बढ़ के आप समझते हैं यहाँ पर रिजर्वायर की कैपेसिटी कैसे ज्ञात करेंगे। तो बिल्कुल सेम जैसे मिट्टी कार्य की गणना करिए, सेम टू सेम आपको रिजर्वायर की कैपेसिटी निकालनी होती है बच्चों। तो यहाँ क्या कर देंगे आप, सेम लिखेंगे, किसी जलाशय की क्षमता को समुच्च मानचित्र द्वारा आसानी से निर्धारित किया जा सकता है। आयतन ज्ञात करने के लिए आप निम्नलिखित सूत्रों का प्रयोग करते हैं। अब कौन से सूत्र हैं उनकी हम बात कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो बट मैं चाहूंगा कि आप इसे लिखने से पहले, ये जो है लिखा गया है, इससे भी पहले एक दो बातें और लिख लें जो कि बिल्कुल पीछे की तरह कॉमन है ना। ये निम्नलिखित सूत्र वाली बात को बाद में लिखा जाएगा, इसको नहीं लिखेंगे पहले आप, पहले इसको नहीं लिखेंगे, फिर किसको लिखेंगे, फिर जो हम बता रहे हैं उसको लिखेंगे पहले। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया।
ठीक है, लगभग लग रहा है सिंपल ही नहीं है ना, अंग्रेजी भाषा में भी सेम वे में। इसको हटा दीजिए, मतलब इसमें पहले वो जो मिट्टी कार्य वाले में आई थी ना वो चीजें जरूर आएंगी सबसे पहले इसमें वो सारी चीजें आएंगी बच्चे जो उसमें आई थी। ऐसा लग रहा है अलग से पेन फ्राई जा रही, कोई बात नहीं, लगने दीजिए, लगना है तो लगना ही है। ठीक है, ये लाइन आपको सिर्फ लिखी रहने देनी है अभी के लिए। कौन सी लाइन? पहले वाली, ये वाली लाइन। इसके बाद थ्योरी आगे कैसे बढ़ाएंगे इसको सुनिए। इसमें फिर एक तो ये लाइन लिखनी है, किसी जलाशय की क्षमता को समुच्च मानचित्रों द्वारा आसानी से निर्धारित किया जा सकता है। इसके बाद सेम टू सेम ये लाइन लिखेंगे आप, ये माना A1 A2 A3 AN ये सब समुच्च रेखाओं के बीच के क्षेत्रफल है। ये बात सब बच्चे लिखेंगे, ये बात सभी बच्चे यहाँ पर लिखेंगे भाई। क्या लिखेंगे? माना, क्या माना आपने? जो एरिया थे आपके A1, A2, A3, A4 कहां तक लेंगे भाई? हम AN तक लेंगे इनको। कहां तक लेंगे? AN है ना। A1 A2 A3 A4 A5 ऐसे करके AN तक। ये क्रमागत समुच्च रेखाओं के बीच के क्षेत्रफल है ना। ये क्रमागत समुच्च रेखाओं के बीच के क्षेत्रफल है। क्या है भाई? क्षेत्रफल है। ठीक है, ठीक है, ऐसे लिखना बहुत जरूरी है बच्चों। लेट्स, अंग्रेजी भाषा का भी थोड़ा इस्तेमाल कर लेते हैं, थोड़ी बहुत आती है वो सिखा देते हैं। लेट्स, हमने क्या लेट कर लिया भाई? हमने लेट कर लिया A1 A2 A3 A4 और ऐसे डैश डैश करके AN। ये सब क्या बेटा? AN R एरिया, ये सब एरिया है। एरिया भाई किसके बीच के एरिया है? एरिया बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव भाई कॉन्जिक्यूटिव कंटूर लाइन। कंटूर लाइंस, तो ये सब कॉन्जिक्यूटिव कंटूर लाइंस के बीच के एरिया है आपके। कॉन्जिक्यूटिव कंटूर लाइंस का मतलब जो आपकी कंटिन्यूअस कंटूर लाइंस है, लगातार क्रमागत वाली जो कंटूर लाइन है। कॉन्जिक्यूटिव की स्पेलिंग एक बार देख लीजिएगा दोस्त। ठीक है, मैं सही कर देता हूं इसको। चलिए, सही है, गलत नहीं है, सही है, बिल्कुल एकदम करेक्ट है। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव कंटूर लाइंस, तो हमने ये आपको बिल्कुल करेक्ट थ्योरी होगी इसकी, अब एकदम सही है। इसके बाद नोट में लिख देंगे कंटूर लाइंस के बीच का जो एरिया होता है वो प्लानीमीटर द्वारा कैलकुलेट कर लिया जाता है। एंड यहाँ पर एक लाइन और मान लेंगे, माना जो कंटूर इंटरवल है आपका, कंटूर इंटरवल वो क्या होता है आपका? H होता है। वो क्या होता है? H। अब बिल्कुल सही थ्योरी होगी, मतलब ये स्टार्टिंग की थ्योरी आपकी सेम रहनी है, बिल्कुल सेम रहनी है। ये वाली चीजें बिल्कुल सेम रहेंगी। बस यहाँ पर एक लाइन आपको अलग से ऐड कर देनी है। कौन सी लाइन? कि किसी जलाशय की अगर क्षमता निकालनी है, उस जलाशय में कितना जल आ सकता है, उसको समुच्च मानचित्र द्वारा हम आसानी से निर्धारित कर सकते हैं। उसके बाद की थ्योरी बिल्कुल सेम रहेगी, आगे की थ्योरी एकदम सेम रहेगी, डिक्टो सेम रहेगी। ठीक है, सेम रहने के बाद आपका डायग्राम तक सेम रहेगा। डायग्राम किधर है इसका? बहुत नीचे पहुंच गया भाई, कोई बात नहीं, ये हमने डायग्राम ले लिया, बिल्कुल सेम वैसे ही डायग्राम आपको बनाना है। तो हमने एरिया ले रखे हैं A1 A2 A3 A4 A5 इस तरह से, और यहाँ पर हमने ये कंटूर लाइंस के सब क्या दिखा रखे भैया? ये सब हमने RL दिखा रखे हैं, 290 295 300 305 310, ये सब क्या है? हमने यहाँ पर सभी RL दिखा रखे हैं। ठीक है, ट्रिपेजोइडल फॉर्मूले से भी हम कर लेंगे इसको। ट्रिपेजोइडल बेसिकली जो सिम्पसन फॉर्मूला था उसी को बोला जाता है। तो ये आपका डायग्राम हो गया, बिल्कुल सेम डायग्राम भी हमने दिखा दिया। डैम है कोई, ये डैम है, उस डैम का हमने यहाँ पर कंटूर मैप ले रखा है। डैम का कंटूर मैप है, इधर हमने यहाँ पर अर्थवर्क के लिए कंटूर मैप ले लिया था ये वाला। दोनों का डायग्राम भी सेम, दोनों की थ्योरी भी सेम, इवन दोनों के फॉर्मूले भी सेम, सब सेम आएगा। बहुत अच्छी बात है भाई, ये सब कुछ सेम रहेगा इसमें। तो हमने यहाँ पर, अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कंटूर इंटरवल बताइए मुझे, तब बता सकते हैं इसका कंटूर इंटरवल कितना होगा? जल्दी से बताइए सब बच्चे, कंटूर इंटरवल कितना होगा इसका? एच की वैल्यू प्लीज आप लोग बता दें कितनी आएगी इसमें। तो आप कहेंगे एच की वैल्यू कमेंट करके बताइए भाई, जितने बच्चे जुड़े हुए हैं। हाँ जी, संदीप सिंह जी, सुनीता गुप्ता जी, बिल्कुल 5 बता रहे हैं सारे बच्चे, बहुत बढ़िया, 5 ही तो भाई सही बता रहे हैं आप। 290 295 300 305 310, तो कितना है बेटा? 5 मीटर। कितना है? 5। अगर मीटर में लिखेंगे तो मीटर लिख देंगे पीछे, नंबर में लिखा तो केवल 5 कह दीजिए। 5 हो गया कंटूर इंटरवल। तो इंटरवल पता चल गया। एच A1 A2 A3 ये सब किससे पता चलेंगे बच्चों? ये सब हमें प्लानीमीटर से पता चल जाएंगे। दोनों चीज पता चल गई। अब हम यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे एक एक करके। कौन कौन से फॉर्मूला? सबसे पहले फॉर्मूले की बात करेंगे जो हमने अभी पढ़ा था, समलंबी फॉर्मूला, समलंबी फॉर्मूला, समलंबी सूत्र, जिसको हम लोग क्या कहते हैं भाई? ट्रपेजॉइडल फॉर्मूला, ट्रपेजॉइडल फॉर्मूला। अब जलाशय की कैपेसिटी का मतलब उसमें कितना जल आ सकता है उसका वॉल्यूम निकालेंगे। जलाशय की कैपेसिटी का मतलब भी हमें उस जल का वॉल्यूम निकालना होगा। तो भाई ट्रपेजॉइडल फॉर्मूले से निकाल दीजिए वॉल्यूम। हम यहाँ क्या बोलेंगे? पानी का आयतन। हम क्या बोलेंगे बेटा यहाँ पर? पानी का आयतन। हमें पानी का आयतन ही तो निकालना है, जलाशय के पानी का आयतन निकालना है। जलाशय की क्षमता का मतलब, जलाशय की क्षमता का मतलब आयतन निकालना है। या तो आप ये लिख दो सीधे एग्जैक्ट थ्योरी की फॉर्म में, जलाशय की क्षमता, जलाशय की क्षमता,
क्षमता का मतलब इसकी कैपेसिटी कितनी है, कोई एक जलाशय है, जलाशय मतलब कोई रिजर्वॉयर है, रिजर्वॉयर मतलब एक ऐसा कोई भी जगह जहां पर पानी को स्टोर किया जा रहा है, वो रिजर्वॉयर हो गया। तालाब भी एक रिजर्वॉयर है, जहां पर भी पानी भरा रहता है वो एक रिजर्वॉयर हो गया। तो उसकी कैपेसिटी कितनी है, जैसे पानी का टैंक है कोई, मैंने कह दिया वो एक रिजर्वॉयर है मेरा छोटा सा, तो उस पानी के टैंक की कैपेसिटी कितनी है, मतलब उसमें कितना पानी आ सकता है, मतलब उस पानी का आयतन ही तो निकालना जो उसमें आ सकता है कंटेनर में, उस रिजर्वॉयर में। तो हम कह देंगे रिजर्वॉयर की क्षमता का मतलब उसका आयतन, कि उसमें कितना पानी आ सकता है, क्षमता का मतलब सीधा सीधा आयतन से है। तो हम यहाँ पर ट्रेपेजोइडल फार्मूला से जलाशय की क्षमता यानी इसका आयतन निकालने जा रहे हैं। इसका आयतन कैसे निकालेंगे, तो फार्मूला लिख दीजिएगा बड़े प्यार से। क्या लिखेंगे भाई, वॉल्यूम, एक ही बार में लिख दे रहे हैं क्योंकि ये तो पीछे आपको पता चल ही चुका था। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, h/2 लेंगे बिल्कुल। फिर क्या लेते हैं बेटा, फर्स्ट एरिया लेते हैं बिल्कुल, और क्या लेते हैं, लास्ट एरिया लेते हैं बिल्कुल। फर्स्ट और लास्ट एरिया ले लिए, प्लस में 2 टाइम्स ऑफ अदर एरियाज लेते हैं। अदर में क्या आ जाएगा, A2 A3 A4 इस तरह से। और कहां तक आएगा ये बेटा n था ना, यहाँ पर an है, an ठीक है। ये इस तरह से कहां तक जाएगा ये, तो आप कह देंगे an से एक पहले का मतलब an-1 तक, ये हो गया अदर सभी एरियाज। तो इस तरह से आप इस फॉर्मूले की मदद से इजीली आप लोग क्या निकाल सकते हैं बच्चों, रिजर्वॉयर की कैपेसिटी को बता सकते हैं। मुझे जहां तक लग रहा है कि आप सबको ये बढ़िया तरीके से स्पष्ट हो पाया होगा और समझ में भी आ गया होगा। सभी बच्चों को क्या ये समझ में आ गया है, आ गया समझ में भाई? और मजेदार दिखाना है इसको तो लोअर हाईलाइट कर देते हैं और अच्छे से दिख जाएगा। ये समलंबी नियम हो गया आपका, जिसे हम ट्रेपेजोइडल रूल कह देते हैं या ट्रेपेजोइडल फॉर्मूला भी बोल देते हैं। इससे हमने ये निकाल के दिखा दिया आपका। क्लियर है? अरे बोल दो भैया हाँ सर। ठीक है, ये आपको जलाशय की क्षमता एक फॉर्मूले से निकल गई। दूसरे से निकाल सकते हैं आप, किससे भाई? आप दूसरे फॉर्मूले से निकाल लीजिए। दूसरा कौन सा था अपना बेटा? दूसरा फॉर्मूला वही था जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं सिम्पसन। हाँ जी बिल्कुल सेम है, एकदम सेम है, डिक्टो बिल्कुल सेम है, कोई भी चेंज नहीं, सेम टू सेम है, एकदम सेम है बच्चों, बिल्कुल भी चेंज नहीं है कैसा भी। ठीक है, एक तो हमने ये बता दिया सबसे पहले समलंबी सूत्र, दूसरा हम क्या बताएंगे, सिम्पसन। दूसरा क्या बताएंगे, सिम्पसन। सिम्पसन सूत्र, सिम्पसन। ठीक है, अब सिम्पसन फॉर्मूला आपको ऑलरेडी बता चुके हैं पहले, तो पूरा ही फॉर्मूला एक साथ लिख देता हूं, छोटा ना लिख करके। वॉल्यूम V बराबर क्या हो जाएगा, V बराबर भाई h/3 लेते हैं। इसमें अंदर क्या लेते हैं, फर्स्ट एरिया प्लस में लास्ट एरिया, फर्स्ट एरिया प्लस में लास्ट एरिया, और प्लस में क्या लेंगे बच्चे यहाँ पर हम 2 टाइम्स ऑफ ऑड वाले एरिया। ऑड में क्या आएगा, A3 A5 ये सब ऑड में आते हैं बच्चे, प्लस में 4 टाइम ऑफ इवन एरियाज जो कि A2 A4 ये किस में आएंगे, इवन में आ जाएंगे। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा, जिसको मैंने छोटे से रूप में आप सबके सामने यहाँ पर लिख के दिखा दिया, वॉल्यूम का फॉर्मूला। ये हो गया आपका बच्चे वॉल्यूम का फॉर्मूला। मुझे लगता है चीजें क्लियर हो पा रही होंगी आपको अच्छे तरीके से। इस फॉर्मूले को भी आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, वैसे भी याद हो गया होगा। तो दोनों में सेम फॉर्मूले हैं, कोई बदलाव नहीं करना। ठीक है, प्रिज्मोइडल लिखा जाता है, सिम्पसन वाला लिखेंगे, इसी को हम प्रिज्मोइडल भी कह देते हैं बेटा। अगर कहीं पर प्रिज्मोइडल फॉर्मूला लिखा हो तो प्रिज्मोइडल इसी को कहते हैं। तो दोनों एकदम सेम फॉर्मूले थे, तो दोनों ही यूज आपको इजीली समझ आ गए, क्योंकि दोनों में यहाँ पर बस मिट्टी कार्य का आयतन निकाल रहे थे, यहाँ पर हम पानी का आयतन निकालते हैं, निकाल तो दोनों में ही आयतन रहे। और किसी भी इरेगुलर एरिया का वॉल्यूम निकालना हो तो हम समलंबी और सिम्पसन नियम का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर ये वाला पार्ट भी हो चुका कंप्लीट, फाइनली सब कंप्लीट हो गया। अभी एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सिर्फ आपको दे रहे हैं, ये सब बच्चों को सेम क्वेश्चन है भाई, है ना, बढ़िया तरीके से करना होगा, इसी कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन है। कह रहा है द एलिवेशन ऑफ द कंट्रोल लाइंस ऑफ ए रिजर्वॉयर एंड द एरिया ऑफ द रीजन सराउंडेड बाय ईच एज फॉलोज। मतलब यहाँ कह रहा है कि जो कंट्रोल लाइंस है उनके एलिवेशन दिए गए हैं, एलिवेशन कहते हैं उनके आरएल को। भाई आपको मैंने पढ़ाया होगा सर्वे के अंदर कि एलिवेशन क्या होता है, आरएल होता है। आरएल कहीं पे एलिवेशन लिखा है, इसका मतलब आरएल दे रखे हैं, आरएल। ठीक है ना, क्या दे रखा है, आरएल। ठीक, हमें कंट्रोल लाइंस के आरएल दिए गए हैं, किसी भी एक रिजर्वॉयर की कंट्रोल लाइंस के आरएल दिए गए हैं। ठीक है, और क्या दिया गया भाई, और हमें उनके सराउंडेड वाला, उनके चारों तरफ का एरिया दे रखा है, एरिया ऑफ द रीजन सराउंडेड बाय ईच, प्रत्येक कंट्रोल लाइन के सराउंडेड वाला क्षेत्रफल हमें दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर ये कंट्रोल लाइंस थी जिनके ये वाले एलिवेशन है, एक तरफ ये वाले एलिवेशन हो गए मीटर में, एरिया हो गया ये वाले मीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये जो आपके भाई यहाँ पर ये जो देख पा रहे हैं आप लोग कंट्रोल लाइंस, ये सब क्या है, इसके आरएल है, और ये सब क्या आपके एरियाज है। तो हमें एच तो बिल्कुल देख के पता चल रहा होगा कितना बेटा, यहाँ पर क्वेश्चन देख के एच पता चल गया 5 मीटर है। देख लीजिए भाई, 290 295 300 305 310 315 320 5 का अंतर है, एच तो 5 हो गया आपका एच की वैल्यू। यहाँ कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर, पानी का आयतन निकालना है, व्हेन द कंटूर लाइन ऑफ द रिजर्वॉयर इज फिल्ड अप टू 310। अगर कंटूर लाइन जो है आपकी वो कहां तक भरी हुई है भाई, कंटूर लाइन जो रिजर्वॉयर की है वो 310 तक भरी हुई है। 310 का मतलब सिर्फ यहां तक का, 290 से शुरू होकर 310 तक भरी गई है। तो सिर्फ इन वाले आरएल के लिए आपको क्या निकालना है, आयतन निकालना है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर इस बात का भी, कह रहा है रिजर्वॉयर आपका फिल किया गया कहां तक बच्चों, रिजर्वॉयर फिल किया गया 310 मीटर तक, जहां का आरएल 310 है यहीं तक भरा हुआ है रिजर्वॉयर। यानी अगर हम इसका डायग्राम देखें, ये डायग्राम है, इस डायग्राम को अगर आप सही से देख पा रहे होंगे तो ये तो क्या हो गया भाई आपके यहाँ पर, ये तो क्या हो गई आपके यहाँ पर, ये सब तो आपके कंट्रोल लाइंस हो गई। पहला 290 295 ये हो गया आपका 300 305 310, आगे और भी होंगी, लेकिन हमें कहां तक लेनी है, सिर्फ 310 तक, क्योंकि इसने कह दिया 310 तक ही रिजर्वॉयर आपका फिल किया गया पानी से, यहां तक ही लेना है। अब इसके एरिया कितने हैं, 1 2 3 4 5 एरिया कितने लेने हैं आपको, सिर्फ 5। कौन कौन से, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर आप कैसे करेंगे बेटा, तो ये आरएल है 290, इसका पहला एरिया इसको A1 कह दीजिएगा, जो दूसरा एरिया 295 वाला इसको A2 कहेंगे, A2। ऊपर से नीचे मत चलना, नीचे से ऊपर चलना, यहाँ पर नंबर देखने बढ़ते क्रम में लेने। 300 का कितना हो जाएगा, ये वाला एरिया A3 कह दिया, ये 305 वाला A4 हो गया, A4,
और 310 वाला A5, केवल यहां तक लेंगे। 310 वाला सबसे बाहर था ना आपका, तो हमने यहाँ पर A1 ले लिया, 390 वाला, 290 वाला, 295 वाला A2, 300 वाला A3, 305 वाला A4 और 310 वाला A5, ये हमने एरिया ले लिया। तो ये A1 A2 A3 A4 A5 तक की वैल्यू हो गई। आपको पांचों एरिया पता है और आपको एच पता है। यहाँ पर कंटूर इंटरवल कितना है बच्चों आपका, कंटूर इंटरवल कितना है, कंटूर इंटरवल, तो आप कह रहे हैं सर हमें क्वेश्चन में देख के ही पता चल रहा है, कंटूर इंटरवल जो एच है हमारा वो 5 मीटर है। कितना है, 5 मीटर, ठीक है 5 मीटर। सभी को समझ आ रहा है भैया, ये कंटूर इंटरवल की वैल्यू हो गई। अब कितने मजे की बात है, एच पता है, 5 एरिया पता है, A1 A2 A3 A4 A5। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सवाल को सॉल्व करना है। और सवाल को सॉल्व कैसे करेंगे, आप ये ट्रेपेजोइडल फॉर्मूले से भी सॉल्व करेंगे और आप इसको ये जो सिम्पसन फॉर्मूला इससे भी सॉल्व करेंगे। दोनों फॉर्मूले से सॉल्व करना है, आंसर दोनों से अलग अलग आता है, आप दोनों ही निकालेंगे। सबसे पहले ये समलंबी सूत्र से निकालना, फिर आप किससे निकालना, सिम्पसन सूत्र से। एरिया सिर्फ 5 ही यूज करने हैं आपको। देखिए एच की जगह पे एच का मान रखना है, A1 A2 जितने भी है सब 5 तक लेने सिर्फ। तो A1 और A5 यहाँ पर आ जाएगा। इसमें कौन सा आएगा भाई, इसमें आपका A3 आएगा सिर्फ, क्योंकि 5 तो इधर ले चुके, 2 A3 हो जाएगा। और 4 के साथ कौन सा आएगा, A2 और A4 आएगा। वैल्यूज रख करके सॉल्व करिएगा सब बच्चे। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि इसका जो आंसर है वो जरूर बताएं मुझे, ठीक है। होमवर्क है आप सबके लिए, क्वेश्चन करके लाएंगे, असाइनमेंट है आप सबके लिए, करेंगे भाई सब बच्चे, ऐसे करके लाएंगे सब बच्चे, ठीक है। मैं आप सबको ये असाइनमेंट के रूप में दे रहा हूं, इसका सॉल्यूशन कल जरूर करके लाएंगे सब बच्चे, मुझे आंसर बताएंगे कमेंट में कल। सब बच्चों के लिए असाइनमेंट है ये, ठीक है। ये असाइनमेंट हो गया आप सबके लिए, प्लीज करके लाइएगा सब बच्चे से, ठीक। असाइनमेंट मतलब कार्यभार, ये आपके ऊपर कार्यभार दिया जा रहा है हमारी तरफ से, इसको करके लाइएगा सब बच्चे। इसके बाद 2 यूज हो रहे हैं, उन्हें सुन लीजिए ध्यान से, उसके बाद सेशन एंड करते हैं फिर। अगला यूज है समुच्च नक्शे से 2 बिंदुओं की अंतरदृश्यता ज्ञात करना। भाई हम यहाँ पर ये कह देंगे, कंटूर मैप की सहायता से हम ये भी पता लगा सकते हैं कि 2 बिंदु आपस में दिखाई देंगे या नहीं, बस इतना लिखना है। उपयोग है इसका ये। अगला उपयोग क्या हो जाएगा आपका, अगला और लास्ट उपयोग हो जाएगा कैचमेंट एरिया। तो समुच्च नक्शे की सहायता से नदियों और जलाशयों के कैचमेंट एरिया को ज्ञात किया जा सकता है। भाई हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, अपवाद क्षेत्र को भी ज्ञात कर सकते हैं। किसकी सहायता से, समुच्च नक्शे की सहायता से। किसी भी नदी के या जलाशय के कैचमेंट एरिया को भी ज्ञात किया जा सकता है। जो 2 रिज लाइन होती है उनके बीच का जो एरिया होता है वो अपवाद क्षेत्र होता है। कोई भी 2 लाइन है, रिज लाइन, कौन सी लाइन, रिज लाइन, 2 रिज लाइन है बच्चों, उनके बीच का एरिया क्या होता है, अपवाद क्षेत्र। रिज लाइन का मतलब सुनिए ध्यान से, जैसे हमने कह दिया एक पहाड़ था, ये ऐसे पहाड़ों की एक सीरीज थी पूरी, इसके बगल में एक यहाँ पर पहाड़ों की सीरीज है वाली, है ना। अब 2 रिज लाइन का, एक रिज लाइन ये होगी, दूसरी रिज लाइन ये होगी, तो इन दोनों के बीच का जो एरिया, ये भाई क्या कैचमेंट एरिया, क्योंकि इस रिज लाइन के साइड का पानी इधर जाएगा, इस रिज लाइन के साइड का पानी इधर जाएगा। तो कैचमेंट एरिया मतलब क्या होता है, बारिश का पानी, किसी भी क्षेत्र के बारिश का पानी जिस किसी नदी नाली में जा रहा है, और जो जहां जहां के एरिया का पानी उस नदी नाली में जा रहा है, तो उस नदी का वो कैचमेंट एरिया हो जाता है। मान लो यहाँ कहीं नदी बह रही है, कोई है यहाँ पर कोई नदी बह रही है, और इस नदी में जो पानी आ रहा है, ये वाला पानी इस नदी में आ रहा है, तो ये जितने एरिया का पानी इस नदी में आ रहा था वो कैचमेंट एरिया है। तो कैचमेंट एरिया वास्तव में 2 रिज लाइन के बीच का ही तो एरिया हो गया कैचमेंट एरिया, ठीक है। हमने कह दिया कि 2 रिज लाइन के बीच का क्षेत्रफल अपवाद क्षेत्र होता है। अतः समुच्च नक्शे पर हम 2 क्रमागत रिज लाइन के बीच का एरिया प्लानीमीटर से ज्ञात करके नदी या जलाशय का अपवाद क्षेत्र ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि रिज लाइन हमें पता है भाई, कंटूर लाइन जो है रिज लाइन को 90 डिग्री पर काटती है, उसके आधार पर एरिया पता चल जाएगा, उस एरिया को प्लानिमीटर से ज्ञात कर लेंगे और हम कैचमेंट एरिया को भी यहाँ पर पता कर लेंगे। तो ये आप सबको समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल है। समुच्च नक्शे की सहायता से नदियों और जलाशयों को हम अपवाद क्षेत्र ज्ञात कर सकते हैं। पहली बात आपको ये कहनी है। दूसरी बात क्या कहेंगे भाई आप, दूसरी बात कहेंगे कि 2 रिज लाइन के बीच का एरिया आपका कंटूर सॉरी कैचमेंट एरिया होता है। क्या कहते हैं भाई, 2 रिज लाइन के बीच का जो एरिया है वो आपका अपवाद क्षेत्र होता है। वो क्या होता है, अपवाद क्षेत्र। इस बात को भी ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। अतः हम क्या करेंगे, समुच्च नक्शे पर कंटूर मैप पर 2 क्रमागत रिज लाइन के बीच का एरिया प्लानीमीटर से ज्ञात कर लेंगे और फिर हम कह देंगे कि ये जो है नदी या जलाशय का अपवाद क्षेत्र है। हो गया ये, ठीक है। इसमें कोई कैलकुलेशन वगैरह नहीं, सिर्फ यूज थे। तो आप सबको ये यूज समझ में आ गए दोस्त, बताइए आप सभी को यूज समझ में आ गए। अब आपका अगला टॉपिक जो कंटूर लाइन के प्रकार, यहां से आगे नेक्स्ट लेक्चर से हम कंटिन्यू करेंगे। आप सबको आज के लेक्चर में एक होमवर्क के लिए सवाल दिया गया है, इसको सब बच्चे करके लाएंगे। ये क्वेश्चन है आपका, कॉन्सेप्ट पूरा समझा दिया, A1 से A5 तक कंटूर इंटरवल समझा दिया, सिर्फ आपको फॉर्मुला लगा के सॉल्यूशन कर लेना है घर से, और सब बच्चे करेंगे जरूर से, ठीक है। तो मुझे लगता है आप सभी को ये जो यूज थे बच्चों, ये यूज अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे, यूज अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे, सारे यूज हमने कर लिए इस लेक्चर में। अब इसके बाद जो है आपका टॉपिक नंबर 8, 9, 10 3 टॉपिक बचे हैं, ठीक है। ये 3 टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में फिनिश करने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि ये बहुत छोटा टॉपिक है। कंटूर, ये कंटूर के प्रकार 2 प्रकार होते हैं, बहुत आसान से डेफिनेशन से बता देंगे। कंटूरिंग के मेथड इंपोर्टेंट है, दोनों मेथड पढ़ेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत इंपोर्टेंट है। इसके बाद जो भाई आपका यहाँ पर इंटरपोलेशन समझा देंगे, इंटरपोलेशन मतलब क्या होता है, उसके बाद खत्म चैप्टर। तो मैं यहाँ पर इसी सीक्वेंस में आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, जिसमें पहले चैप्टर के टॉपिक्स के नाम मेंशन कर दिया करूंगा, ताकि आपको सब पता रहे कितना पढ़ चुके, कितना और बचा है ना। इससे क्या होगा ना, हमारा माइंड बहुत सही से काम करेगा, चीजें हमें पहले ही पता रहेंगे, ओवरव्यू के रूप में इतना पढ़ लिया, इतना और बचा है। और मैं आप सबसे यही गुजारिश करूंगा, अपनी पढ़ाई का टाइम टेबल भी इसी प्रकार बनाए करें। एक टाइम टेबल बड़ा सा बनाएं, सब्जेक्ट का नाम लिखें, कौन कौन सब्जेक्ट है। मान लो यहाँ पर आपने सब्जेक्ट के नाम लिख दिया, पहला सब्जेक्ट, दूसरा सब्जेक्ट, तीसरा, चौथा, मतलब यहाँ पर नंबर जो मैं डाल रहा हूँ ये आपके सब्जेक्ट के नाम हो गए, है ना। फिर इधर आप लोग क्या करेंगे, चैप्टर के नाम लिखे हैं, पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, जितने भी चैप्टर है इस तरह से। फिर आप यहाँ पर टिक करते जाएं, जो जो कंप्लीट होता जाए टिक करते जाएं, ऐसे ऐसे करके। मान लो आपके सभी सब्जेक्ट है, एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, सब पे टिक हो गया, दूसरा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उन पर सब पे टिक हो गया। इससे क्या रहता है ना, हमें पता चल जाता है कितना क्लियर हो गया। जस्ट वेट एक सेकंड में, है ना भाई, ये आपको पता रहता है बच्चों इससे कि आपका कितना पोर्शन कवर हो गया है। बात सभी को समझ में आ रही है, बोलिए। यहाँ तक सभी को समझ आ गया ना, तो आपको ये सब कुछ पढ़ते रहना है सीबीए में और आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। इवनिंग टाइम चेंज नहीं हुआ है दोस्त, 2-3 दिन से सॉइल की क्लास रोक रखी